Good evening, everyone. This class is intended for CA final law students and CS students. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इसके ऊपर 5.5 आवर्स के लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुका हूं और जो यूट्यूब पे डाला जा चुका है। मैं इसमें जो पेंडिंग पोर्शन थे कुछ 6-7 पेजेस के, वो आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो पिछले क्लास ईसीबी की जो हुई थी उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ईसीबी की जो नोट्स है ना वो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं कोई भी क्लास जो अभी यूट्यूब में डाल रहा हूँ ना उसके नोट्स भी मैं वेबसाइट में दे रहा हूँ। वैसे तो ये नोट्स स्टूडेंट के पास है ही, फिर भी मैं वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे वेबसाइट पे आप देखोगे ना, डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो आपको सारे नोट्स मिलते जाएंगे जो जो मैं पुट कर रहा हूँ। जैसे ये ईसीबी का नोट्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो आप, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फेमा के अंदर 3 नए टॉपिक इंक्लूड हुए थे सीए फाइनल लॉ के सिलेबस में। तो उनके नोट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दिख जाएंगे। मेरे वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में आप जाओ, आपको मिल जाएगा। और क्लास का जहां तक सवाल है, ईसीबी की ऑलरेडी 2 क्लासेस जिनका मिला के ड्यूरेशन था 5.5 आवर्स, वो ऑलरेडी मैं पहले से यूट्यूब पे पुट कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो वो क्लास आप पहले जरूर कर लेना, सुन लेना। उसके बाद जाके आज वाली क्लास उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो अब उसमें फिर आप ध्यान देना उसको, ठीक है। फिर आप उसको सुनना थोड़ा आज की क्लास को। आज की क्लास में अप्रोक्सीमेटली 6-7 पेजेस जो बचे हुए पेंडिंग थे, मैं वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अच्छा टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लग जाएगा हम लोग को डिस्कशन में, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं एक बार ईसीबी। ये रहा, यहां से स्टार्ट होगा आज का डिस्कशन। पेज नंबर 1.61, पावर्स डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक टू डील विद ईसीबी केसेस, यहां से स्टार्ट होगा। नाउ मैं डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद तुमको बता देता हूं, अभी इस ईसीबी चैप्टर के अंदर टोटल देर आर 12 टॉपिक्स, जिसमें सबसे बड़े 2 टॉपिक्स जो है वो है टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8। यही 2 सबसे बड़े टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक 7 अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट दिस, ठीक है। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब इंडिया की कोई बोरोवर, इंडिया का कोई बोरोवर जो है वो विदेश से, बाहर से लोन ले रहा है, डेट फंडिंग ले रहा है। सो देर इज एन इंडियन बोरोवर एंड देन देर इज अ फॉरेन लेंडर जो बाहर से आपको लोन दे रहा है। तो यानी कि भारत के अंदर डेट फंडिंग आ रही है। देखो, भारत में जो पैसा आना है विदेशों से वो 2 तरीके से आ सकता है। या तो वो डेट फंडिंग के फॉर्म में आ सकता है, या फिर वो इक्विटी फंडिंग के फॉर्म में आ सकता है। अगर वो डेट फंडिंग के फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, जो कि ये चैप्टर है। और अगर वो इक्विटी फंडिंग के तौर पे आता है ना, तब हम उसे एफडीआई कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट एफडीआई, इट इज अबाउट ईसीबी। तो हम लोग ईसीबी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं इंडिया की एक कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स लिमिटेड, ठीक है। सो एक्स लिमिटेड को बाहर से लोन लाना है, बाहर से लोन चाहिए उसको, विदेशों से लोन आएगा भारत में उसके पास, एक्स लिमिटेड के पास। तो लोन लेने के लिए जो भी प्रोसीजर वाला पार्ट जो होता है ना, वो इंडिया के किसी बैंक के थ्रू होगा। और इंडिया के ऐसे वैसे बैंक के थ्रू नहीं, इट इज एडी कैटेगरी 1 बैंक। एडी मतलब होता है ऑथराइज डीलर। तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक की एक लिस्ट होती है आरबीआई की साइट पर। केवल वो ऑथराइज डीलर, जितने भी बड़े बड़े बैंक हम लोग जानते हैं ना, वो सब के सब एडी कैटेगरी 1 बैंक है। तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक आपको एक डेजिग्नेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के थ्रू जो भी फॉरेन लोन आना है वो आएगा हिंदुस्तान के अंदर, ओके। तो यहाँ पे इस टॉपिक नंबर 7 में ये बताया गया है कि एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग ईसीबी फंडिंग। तो अपने दिमाग में हमेशा यही सोचना है कि एक इंडियन कंपनी है, वो एक कैटेगरी 1 बैंक, एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू ईसीबी ले रही है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसको समझने के लिए मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। देखो आप जरा इधर नोट्स पर, ठीक है। ये नोट्स हैं, ये मैंने थोड़े से पहले से बना रखे हैं और मैं बनाऊंगा, और बुक में भी नोट्स दिखाऊंगा। नोट्स की तुम चिंता ना करो, ये नोट्स कॉपी करना है कि नहीं मैं बता देता हूँ। पहले तुम एक बार क्लास सुनो, बिकॉज ये वाला जो लेक्चर है ये तो तुमको मिल ही रहा है ना अभी। तो तुम चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो। तो एक बार पहले तुम वो समझ लो पूरा टॉपिक नंबर 7, फिर अगर तुमको लगता है कि यू हैव टू नोट इट डाउन तो तुम कॉपी कर लेना, क्योंकि ये जो मैक्सिमम नोट्स हैं ये बुक के नोट्स को ही सिंपल करके मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है, ओके। तो चलो अभी अपने बोर्ड पे देखते हैं। ईसीबी कैटेगरी, टॉपिक नंबर 7, पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक। ये पूरा टॉपिक ना 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन क्या है, चेंज ऑफ ईसीबी। अब आप सोचो कि अगर एक इंडियन कंपनी ने लोन लिया है तो लोन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लोन के तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसा हो सकता है
कि लोन के टेन्योर के दौरान ही बीच में ही बोरोवर और लेंडर आपस में कुछ अरेंजमेंट करके वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर ले। तो अगर ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगे तो उसमें एडी कैटेगरी वन बैंक का क्या रोल है, वो आरबीआई को इंटीमेट करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, दैट वी विल सी। ओके, सेकेंड टॉपिक आप देख रहे हो लिखा हुआ है कैंसलेशन ऑफ LRN। ये रहा सेकेंड टॉपिक, यू कैन सी दिस, कैंसलेशन ऑफ LRN। LRN मतलब क्या होता है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी इंडियन बोरोवर को ईसीबी चाहिए तो पहले उसको एडी कैटेगरी वन बैंक के पास अप्लाई करना पड़ेगा। एडी कैटेगरी वन बैंक है ना, वो आरबीआई के अंदर एक बॉडी होती है जिसका नाम है DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसी से LRN ऑब्टेन करवाता है। LRN इज लाइक अ रजिस्ट्रेशन नंबर, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एडी कैटेगरी वन बैंक LRN जो दिलवा रहा है उस LRN को कैंसिल भी करवा सकता है। ठीक है, मान लो कि ईसीबी की सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी पर एंड में जाके लेंडर बोरोवर के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो गया एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर, तो अभी तक कोई लोन का पैसा आया नहीं, कुछ विड्रॉवल हुआ नहीं, तो उस केस में जो LRN नंबर मिला हुआ है वो कैंसिलेशन करवाएगा। कौन करवाएगा, एडी कैटेगरी वन बैंक कैंसिल करवाएगा। थर्ड टॉपिक इज रीफाइनेंसिंग। ये आपको दिख रहा होगा, रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, आई एम एन इंडियन बोरोवर, सपोज मैंने $4 मिलियन का फॉरेन लोन ले लिया था, $4 मिलियन का। अभी फ्यूचर में हम लोग को और पैसा चाहिए, हम लोग को लगता है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इट विल नीड मोर फंडिंग, तो हम लोगों ने लेंडर को रिक्वेस्ट किया कि हमें $2 मिलियन और चाहिए, तो 4 + 2 $6 मिलियन। तो आपका ओरिजिनल लोन जो था वो $4 मिलियन का है और $2 मिलियन आप एक्स्ट्रा फ्रेश लोन ले रहे हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग, दोबारा से फाइनेंस करो। ठीक है, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी। चौथा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको तो मैं थोड़ा सा ना सर्कल करूंगा। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। ये क्या होता है आप समझो, ईसीबी इज डेट फंडिंग। ओके, ईसीबी इज डेट फंडिंग। अब जो बोरोवर है कोई वजह से वो अपने डेट को रीपे नहीं कर पा रहा है, भारत में लोन का पैसा तो आ गया था पर जब हम लेंडर को चुकाने जा रहे हैं तो हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उसको चुका सकें। तो एक दूसरा उपाय सोचा गया कि क्यों ना उस डेट अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब आप सोचो, जो डेट फंडिंग विदेश से आया था हमारे भारत में, अब वो इक्विटी फंडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। याद रहे, डेट फंडिंग को हम कहते हैं ईसीबी, जबकि इक्विटी फंडिंग को हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपने ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको तो आरबीआई के बनाए हुए जो एफडीआई के गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, एफडीआई गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही आएगा कि whenever ECB is converted into equity, the borrower must comply with the RBI's FDI guidelines। क्या हम लोगों को एफडीआई गाइडलाइंस डिटेल में भी पढ़नी है? नहीं, हमारा फोकस ईसीबी है। ठीक है, ये इस प्रोसेस में जो सर्कल वाली टॉपिक आप देख रहे हो कन्वर्जन, इसमें क्या क्या आएगा नहीं आएगा सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल ओवरव्यू दिखा रहे हैं। पांचवा और लास्ट टॉपिक क्या है, कोई भी लोन अगर आप लोगे तो आपको अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी या अपने शेयर्स या कोई ना कोई और असेट गिरवी रखना पड़ेगा लेंडर के पास। तो आज अगर एक इंडियन बोरोवर फॉरेन लेंडर से लोन ले रहा है, ईसीबी ले रहा है, तो कुछ तो गिरवी रखेगा, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कुछ तो गिरवी रखेगा। तो ये टॉपिक एग्जैक्टली उसी के बारे में है कि कैसे क्या गिरवी रखाया जाएगा और इसमें बैंक की भूमिका क्या होगी, एडी कैटेगरी वन बैंक की भूमिका क्या होने जा रही है। ओके, सो ये 5 टॉपिक्स है जो इस टॉपिक नंबर 7 के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसीलिए इतना सारा अभी तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कारण क्या है कि ईसीबी इज अ वेरी वेरी टफ टॉपिक, इट्स अ वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें ऐसा होगा, एक स्टूडेंट से ये बार बार होगा कि भाई सर हमने पढ़ तो लिया था पर हम भूल गए, हमको याद नहीं आ रहा, हम पढ़ लिए थे भूल गए। तो क्या बार बार बैठ के 5.5 घंटे का वो वीडियो फर्स्ट पार्ट जो मैंने लोड किया तो बार बार देखते रहेंगे? सी दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, मैंने तभी बोला था आज फिर बोल रहा हूँ। ये ईसीबी की जो अपनी वो 5.5 घंटे की क्लास हुई थी उसमें मैंने तुम लोगों को देखो, तुम लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे 6 पेज का एक कॉपी नोट्स दिया था। एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, अगर तुम वो 5.5 घंटा जो मेरा ईसीबी का लेक्चर सुने और सब भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये कॉपी नोट्स तुमने बनाया होगा 6 पेज का, तुम उस पे आना, तुम जैसे इसको पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, पूरा का पूरा ईसीबी
फिर से तुम्हारे यहाँ माइंड में लोड हो जाएगा, पूरा का पूरा फिर से लोड हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लो, ठीक है, वो हो जाएगा दिमाग से। अभी भी तो तुम देखो कि मैं ईसीबी का खाली मुझे पढ़ाना कितना, मुझे तो हार्डली 6 पेजेस पढ़ाना। देखो तुम इधर सब तो लिखा हुआ है, देख रहे हो, यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज मार्क्ड ऑन द बोर्ड। खाली लास्ट के जो 6 पेजेस हैं अप्रोक्सीमेटली, वही हम लोग को डिस्कस करना है। पर फिर भी तुम देखो कि मैं पढ़ाते हो तुमको पूरा याद दिला ही रहा हूँ ना, पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ सब कुछ। तो घबराओ नहीं, हो जाएगा। हार्ड क्या हुआ, छोड़ने का नहीं है, ठीक है। मेहनत करो, सुनो समझो, सब हो जाएगा। देखो जब एग्जाम देने स्टूडेंट्स लोग बैठते हैं तो सबको बेसिकली इन द सेम बोट रहते हैं, सबको ही कम कम याद रहता है। अब अगर उसमें तुम्हारा कवरेज अच्छा किया हुआ है, तुम अपनी तरफ से जितनी शक्ति ताकत लगा सकते हो लगाओ, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से वो पूरा बता देता हूँ। ये टॉपिक नंबर 7 है जो अपने को भी डिटेल में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 7 का ही एक समरी मैंने ये बनाया नोट्स में जो तुम देख रहे हो, ठीक है। पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक। तो इसके अंदर हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़नी है। पहला टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, देखो, चेंज इन ईसीबी, मतलब ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने हैं। सेकंड, कैंसलेशन ऑफ द लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। थर्ड, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी ईसीबी ले रखे हो, अब आप उसी लेंडर से और ईसीबी लेना चाहते हो, फ्रेश ईसीबी लेना चाहते हो। चौथा हो गया अपना सबसे बड़ा टॉपिक, सर्कल किया मैंने, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। मतलब अब वो ईसीबी से एफडीआई में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी बेसिकली बोरोवर को एफडीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और बैंक जो है एडी कैटेगरी 1 बैंक, बैंक अब से मैं सिर्फ बैंक बोलूंगा, बार बार एडी कैटेगरी 1 बोलने से बहुत लंबा हो जाता है। तो बैंक की भूमिका क्या है इसमें, कि बैंक किस तरह से ये इंश्योर करेगा कि बोरोवर एफडीआई गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो हमें समझना है बस। और पांचवी टॉपिक है कि ये जो ईसीबी हो रहा है इसके लिए क्या असेट्स गिरवी होंगे, उसके नियम कानून क्या है, कैसे हैं, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आप एक बार मैं यहां से दिखा रहा हूं, आप देखो ये वाला जो पोर्शन चालू हो गया ना, ये एक्चुअली में तुमको कॉपी नहीं करना है। यहाँ तक तो बोर्ड पे तुमको जो समरी दिख रहा है ना, ये 5-6 लाइन का लिखा हुआ, ये तो फिर भी तुम कॉपी में बना लो। पर ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से अभी मैं चालू करूंगा, ये पूरा का पूरा बुक में लिखा हुआ है। मैं बुक में भी तुमको पढ़ाऊंगा, वहां पे नंबरिंग कराऊंगा, एक एक शब्द समझा दूंगा। ये पोर्शन बुक से मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये कॉपी करना जरूरी नहीं, तुम्हारी इच्छा, तुम कर भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। तो अभी एक बार पहले सुनने पे फोकस रख लो, कॉपी करना तो बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है देखो तो, चेंजेस इन ई सी बी, मतलब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो। सर एग्जांपल दो इसका, कि मतलब ईसीबी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं। आप उसकी मैच्योरिटी चेंज कर रहे हो, मतलब जो ड्यूरेशन होता है ना, टेनर होता है, कि इतने समय के बाद उसको रीपे करना है, चुकाना है, तो आप वो टेनर चेंज कर रहे हो, ये हो सकता है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो, तो इससे फर्क पड़ेगा। तुमको याद होगा, दो बातें अभी मैं बोलने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। ईसीबी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट, मैम्प, मैम्प मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, ये मैंने पढ़ाया था मैम्प, इसका पूरा कैलकुलेशन भी दिखाया था तुम लोग को, कैसे एवरेजिंग करते हैं। तो अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, वो तुम जाके वापस से देख सकते हो। मैम, मिनिमम मैम 3 साल का चाहिए। और दूसरी बात है, हर ईसीबी का एक कॉस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑल इन कॉस्ट, जिसमें इंटरेस्ट, फॉरेक्स लॉस, हेजिंग चार्जेस, कमिटमेंट फीस वगैरह, फलाने फलाने बहुत सारे, कमिटमेंट फीस छोड़ के और बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ऑल इन कॉस्ट के लिए एक लिमिट बना, सीलिंग बनाई हुई थी कि ऑल इन कॉस्ट कितना हो सकता है। उसमें बोला हुआ था कि 6 मंथ्स लिबर प्लस 4.5% प्लस 2%, ये लिमिट है। तो वही बता रहा है कि जब आप ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो, तो जो भी आप चेंज करो, जो भी आपने चेंज करना आप कर लो, पर जो आप चेंज कर रहे हो इट शुड बी विद इन द ईसीबी गाइडलाइंस। मतलब अगर आप लोग मान लीजिए कि अपने लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो उससे ईसीबी गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ जो सीलिंग है ऑल इन कॉस्ट का, विच इज बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप टेनर चेंज कर रहे हो, तो टेनर चेंज करने से आपकी मैच्योरिटी पीरियड गिरनी नहीं चाहिए, जो एक मैम पे 3 साल का वो रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो लाल रंग में ऊपर यहां लिखा हुआ है, द न्यू चेंज शुड कंप्लाई विद द ईसीबी नॉर्म्स। अब एक शब्द है जो बहुत आएगा, ठीक है, बहुत बार बार ये आता रहेगा ये शब्द। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंट। जब तुम किताब पढ़ोगे ना, तो बार बार ये शब्द आएगा, एक्सटेंट प्रोविजंस। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, आपने ईसीबी सपोज लिया था 2017 में, आपने, आपकी कंपनी जो इंडियन कंपनी है, उन्होंने 2017 में, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड का थोड़ा सा वैसे तो रहेगा ही, ठीक है।
यहाँ एम्पलीफायर, माइक्रोफोन्स, वो सब लाउड साउंड नहीं है जरा सा भी, तो मुझे साउंड का एक अंदाजा नहीं पड़ रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ये शब्द एक्सटेंट, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ब्लू कलर का मैंने हाइलाइटर मारा है, ठीक है। मेरे सामने मॉनिटर, इसीलिए मैं उस मॉनिटर को देखते देखते तुम लोग को बता रहा हूँ कि सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो तुम लोग देखो सामने एक ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया एक्सटेंट, ये वर्ड बार बार आएगा। एक्सटेंट गाइडलाइंस, एक्सटेंट गाइडलाइंस। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? आपकी हिंदुस्तानी कंपनी ने लोन लिया था 2017 में, ठीक है, और ये रीपे होना था सपोज 2020 तक, 2022 तक, 5 साल का मान लो एक बार, 2017 से 2022। आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस 2020 में आके चेंज कर रहे हो 3 साल बाद। तो दो हो सकता है ना कि 2017 में ईसीबी के नॉर्म्स अलग थे, और थे ही अलग बिल्कुल, 2019 में चेंज हुआ है, और 2020 में अब ईसीबी के नॉर्म्स बदल चुके हैं। तो एक्सटेंट नॉर्म्स का मतलब होता है आप जब वो परिवर्तन कर रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग दैट चेंज इन द ईसीबी, उस समय जब आप चेंज कर रहे हो, वी आर चेंजिंग इन 2020, तो उस समय के जो ईसीबी के नॉर्म्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में, उसे कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब बेसिकली हो गया कि जब आप वो चेंज कर रहे हो ना, जब आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो, जिस समय आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो, उस समय भारत में जो कानून चल रहा है, उस कानून को हम कहते हैं एक्सटेंट प्रोविजंस। समझ में आ रहा है? एक्सटेंट वर्ड का मतलब फिर से समझ लो। 2017 में हिंदुस्तानी कंपनी एक्स लिमिटेड ने बाहर से फॉरेन करेंसी में लोन लिया था 2017 में, और 2020 में आप उसके टर्म्स एंड वो लोग उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। तो 2017 का ईसीबी गाइडलाइंस अलग था, 2020 का ईसीबी गाइडलाइंस अलग है। तो जब आप चेंज कर रहे हो उस समय भारत में, यानी कि 2020 में जो ईसीबी गाइडलाइंस चल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंट प्रोविजंस या एक्सटेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो वही इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि जो भी चेंज करना है वो चेंज नए वाले ईसीबी नॉर्म से कंप्लाई करना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा? हु विल इंश्योर दिस? एडी कैटेगरी 1 बैंक विल इंश्योर कि वॉट एवर चेंज हो रहा है टर्म्स ऑफ ईसीबी में, मतलब सपोज आई एम एक्स लिमिटेड, मैंने पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू ही फॉरेन करेंसी में लोन लिया था, मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया था और पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू लिया था। तो पंजाब नेशनल बैंक इंश्योर करेगा कि जो भी ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन बोरोवर और लेंडर के बीच में चेंज हो रहे हैं, वो नए वाले ईसीबी नॉर्म्स के मुताबिक है, ठीक है। इसको इतना ज्यादा क्यों समझा रहा हूं? इस पूरी टॉपिक 7 में ना, इस पूरी की पूरी टॉपिक नंबर 7 में एक पॉइंट ऐसा है जो बार बार रिपीट होगा, और वो ये होगा कि कुछ भी करो तो वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। एक ही बात आएगी कि आप कुछ भी करो, इट शुड कंप्लाई विद द नॉर्म्स, इट शुड कंप्लाई विद द रेगुलेशन, ये बार बार आएगा। बात ज्ञान कम है, एक ही बात का रेपिटेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? एक ही बात को बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये सब जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ये पांचों टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, इनमें बार बार एक ही चीज आएगी कि इट इज कंप्लाइंग विद ईसीबी नॉर्म्स, इट इज कंप्लाइंग विद एफडीआई नॉर्म्स, इट इज कंप्लाइंग विद द लेटेस्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशूड बाय आरबीआई, ये बार बार आएगा। तो इसीलिए यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के तुमको समझाता हूं तो और बेहतर रहेगा। अभी जैसे सोचो तुम जरा, ये हो गया अपना इंडियन बोरोवर, और ये हो गया फॉरेन लेंडर। तो इन्होंने इसको लोन दिया, इस लोन को हम कहते हैं ईसीबी। तो ये ईसीबी जो भी आता है, इट हैज टू कम थ्रू एन एडी कैटेगरी 1 बैंक। अब एडी कैटेगरी 1 बैंक की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ये बोरोविंग्स हो रही है, इट इज एज पर आरबीआई रूल्स। तो आरबीआई ने जो भी रेगुलेशन बनाए ईसीबी के ऊपर, जो भी फ्रेमवर्क है, जो कानून है, उसको फॉलो करवाने की प्राइमरी जिम्मेदारी तो बोरोवर की है, लेकिन हु, मतलब बीच में एक और जन चाहिए जो इंश्योर करे। तो आरबीआई ने एडी कैटेगरी बैंक को बोला कि भाई तुम ये जिम्मेदारी उठाओ कि चेक कर लो कि ये जो बोरोवर है ये ईसीबी के सारे नियम कानून फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी किस पे डाली गई? एडी कैटेगरी 1 बैंक पे। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक उसके लिए बोरोवर से कुछ फीस वगैरह चार्ज करेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो बैंक के ऊपर इस जिम्मेदारी डाली गई कि भैया आप इंश्योर करो कि सामने वाला ईसीबी कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं। तुम इसको इस तरह से सोचो, जैसे मैं आई गिव यू वन एग्जांपल। कभी कभार तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोग जब
इंस्टीट्यूट के पास कोई फॉर्म जमा करते हो या कॉलेज एडमिशन में जब तुमने अपने मार्कशीट वगैरह जमा किए होंगे, तो वो लोग बोलते हैं ना कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करा के लेके आइए। ये अटेस्टेशन से क्या होता है कि उनको एक सुनिश्चित हो जाता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ है सही है। वैसा ही कुछ काम कर रहा है ये एडी कैटेगरी वन बैंक। ये इंश्योर कर रहा है कि भाई बोरोवर ने आरबीआई के बनाए हुए ईसीबी के रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को फॉलो किया कि नहीं किया। ये इसका मेन काम है। ये बात को जितना ज्यादा अपने अंदर बोल के धसा लोगे उतना तुमको इजी लगेगा आगे का पढ़ने में। क्योंकि मैं बोल रहा हूं आगे जब जाते जाएंगे ना तुम देखोगे ज्ञान कम है पर रेपिटेशन ज्यादा है। तो अगर तुम एक बार उसको पकड़ लिए देन यू विल नॉट फॉरगेट इट। कमिंग बैक, तो सबसे पहली टॉपिक हम कर रहे थे डिस्कस चेंजेस इन ईसीबी। जो भी नया चेंजेस आप करोगे ईसीबी में वो ईसीबी नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। ये बैंक वाला इंश्योर करेगा। सेकंड, लेंडर का कंसेंट भी मिलना चाहिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बोरोवर अपनी मर्जी से लोन के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे बिना लेंडर से पूछे। तो लेंडर कंसेंट तो मिलना ही चाहिए। आओ चलो ये फर्स्ट टॉपिक को एक बार अपने बुक में देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स पे आप आ जाओ जरा। पेज नंबर 1.61 आपको दिख रहा होगा। मिल गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द डेजिग्नेटेड कैटेगरी वन बैंक can approve any request from the borrower for changes in ECB except for FCCB, FCEB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ये मैंने पढ़ा दिया था, तो अगर तुम्हें फिर से देखना है तो फिर से आगे देख सकते हो। कॉपी में भी लिखवाया था इसका नोट्स। ड्यूली इंश्योरिंग दैट द फर्स्ट पॉइंट चेंज्ड कंडीशंस कंप्लाई विथ, ये पहला कंडीशन है, दैट द चेंज्ड कंडीशंस, जो आपने नया कंडीशन लाया है वो कंप्लाई करता है किसके साथ? एक्सटेंट ईसीबी नॉर्म्स। एक्सटेंट मतलब जब आप चेंज कर रहे हो उस समय भारत में जो ईसीबी के नॉर्म्स चल रहे हैं उससे कंप्लाई कर रहा है। और दूसरी शर्त है लेंडर्स कंसेंट, कि ऑब्वियसली ईसीबी में कुछ भी चेंज होगा तो बोरोवर अपने मन से तो करेगा नहीं, लेंडर बोरोवर आपस में डिस्कस कर करेंगे। तो ये दो बातें थी। अब यही देखो, यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है बुक में, दो पॉइंट जो मैंने लिखा है। और ये यहाँ कॉपी में मैंने ऊपर में लिखा है 1 और 2। तो तुम कॉपी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बुक में तो है ही। मेन एक बार समझने का। ठीक है ना? आर बी ओके विद दिस? थोड़ा अब थोड़ा सा एक कंफर्ट आ रखा होगा। ओके, मुझे 22-23 मिनट हो गए बोलते हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो अगर ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस है वो नए वाले ईसीबी नॉर्म्स के मुताबिक है। और दूसरी चीज जो है लेंडर का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है। इंडियन बोरोवर ने एक बैंक को डेजिग्नेट किया था, सपोज पंजाब नेशनल बैंक को डेजिग्नेट किया था कि इसी के थ्रू हमारा ईसीबी आएगा। क्या वो इसको चेंज कर सकता है? सपोज अब बोलता है कि नहीं अब हम चेंज करेंगे, अब हम एचडीएफसी के थ्रू करवाएंगे सब। तो चेंज कर सकता है, बट उसके लिए पंजाब बैंक शुड गिव एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर पंजाब बैंक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है तो बोरोवर चाहे तो अपना एडी कैटेगरी वन बैंक चेंज कर सकता है। ठीक है, बस सिंपल सा इतना सही था। ये रहा चेंजेस इन ईसीबी, एनओसी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैंक शुड बी ऑब्टेन। अभी आया सेकंड टॉपिक। ये देखो बुक में ये रहा। आप अपना डेजिग्नेटेड बैंक चेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो आपको एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक है हमारी। पहली टॉपिक ये रही, अभी ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। ठीक है, ऐसे करके पूरे टॉपिक्स
अभी अपने सेकंड टॉपिक में आ रहे हैं। सेकंड टॉपिक का नाम क्या लिखा है? कैंसलेशन ऑफ LRN। LRN के बारे में बता देता हूँ। जैसे इंडियन बोरोवर जब भी लोन लेता है तो वो उसका जो डेजिग्नेटेड बैंक होता है ना, वही RBI के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, DSIM। ये बोला हुआ भी है, लिखा हुआ भी बुक में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। उससे एक LRN नंबर ऑब्टेन करवा के देता है, LRN, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये डेजिग्नेटेड बैंक चाहे तो इस LRN को कैंसिल भी करवा सकता है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, रेड कलर में आप देखो क्या लिखा है, नो ड्रॉडाउन, मतलब अभी तक उस LRN नंबर के अगेंस्ट, अभी तक उस LRN नंबर के अगेंस्ट कोई भी लोन लिया नहीं गया है। और दूसरा, दो फॉर्म्स मैंने पढ़ाए थे, एक ECB और एक ECB2। ECB2 इज अ मंथली फॉर्म जो हम लोग डेजिग्नेटेड बैंक AD कैटेगरी 1 बैंक को देते हैं, और वो RBI के पास जमा करता है, DSIM में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो मंथली ECB2 फॉर्म जो है वो बकायदा जमा हो रहा है। तो अगर आप ये दो कंडीशन पूरी करो तो LRN कैंसिल करवा सकते हो। अब एक सवाल उठता है कि सपोज मैं पंजाब नेशनल बैंक हूँ, मैं ही डेजिग्नेट बैंक हूँ, मेरे थ्रू ECB हो रहा था, मैंने ही LRN दिलवाया था, तो मैं आज LRN कैंसिल क्यों करवाऊंगा? मैं LRN कैंसिल इसलिए करवाऊंगा ना, क्योंकि हो सकता है कि लेंडर बॉर्वर के बीच में सारी बातें तय होने के बाद पेमेंट आने के पहले ही कुछ डिस्प्यूट हो गया एंड दे डोंट वांट टू मूव अहेड, तो उस केस में जो LRN नंबर ऑब्टेन हुआ है वो कैंसिल करवाया जाएगा। तो इसको कैंसिल कराने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? AD बैंक के ऊपर ही है। तीसरी टॉपिक, तीसरी में जाने के पहले एक बार अपने वो 2 नंबर कर लेते हैं। ये रहा, ये रहे वो दो कंडीशंस, बुक में मार्क कर सकते हो तुम। ओके ना? 3 नंबर में आते हैं। अब तीसरा टॉपिक क्या है? रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग का मतलब लिख लो, फ्रेश ECB ऑन एग्जिस्टिंग ECB। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना कि बाहर से आपने पहले ही $4 मिलियन का लोन ले लिया, अब आप और उस पर फर्दर $2 मिलियन का लोन चाहते हो, तो उसको हम रीफाइनेंसिंग कहते हैं। तो अब रीफाइनेंसिंग के लिए भी दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, जो यहाँ भी लिखी हुई है और वहां भी लिखी हुई है। मैच्योरिटी को लेकर है और इंटरेस्ट को लेकर है। दो कंडीशंस हैं, एक मैच्योरिटी को लेकर है और एक किसको लेकर है? ऑल इन कॉस्ट। ऑल इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, बैंक के अपने कुछ, लेंडर के अपने कुछ चार्जेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, अगर डॉलर में आपने लोन लिया तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा वो वाला लॉस, हेजिंग कराने के कुछ चार्जेस वगैरह, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर ऑल इन कॉस्ट में। ओके, तो रीफाइनेंस कराने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले, मैम्प, जैसा कि एक मैम्प में तो ऐसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल बहुत सारा था, लेकिन एक जो जनरल मैम्प था वो 3 साल का था, कि मैम्प 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी, वो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेश लोन जो आप ले रहे हो उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी है, ठीक है, वो और कम हो जाए। मतलब भारत सरकार ये चाहती है बेसिकली कि आप लोन ले रहे हो तो एक कम से कम एक सर्टेन टाइम के लिए लो, उसके बाद ही चुकाने का ऑब्लिगेशन आए, वरना आप ज्यादा शॉर्ट टर्म लोगे तुरंत चुकाने का ऑब्लिगेशन आएगा, तो इससे देश का जो डॉलर रिजर्व है ना वो हिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक सर्टेन मिनिमम पीरियड आपको मेंटेन करना होता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपका बचा हुआ मैच्योरिटी पीरियड है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त है, फ्रेश लोन का जो कॉस्ट होगा वो एग्जिस्टिंग ECB के कॉस्ट से कम होना चाहिए। ये सिंबल आप देखो, इसका मतलब क्या है? कि फ्रेश ECB का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है
वो एग्जिस्टिंग ईसीबी के इंटरेस्ट कॉस्ट से कम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब देखो, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी पढ़ते पढ़ते 30 मिनट्स कुछ हो गए हैं, मेरी नजर बार बार टीवी स्क्रीन पे जा रही है कि सब सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बात बताता हूँ तुमको। एक स्टूडेंट घबरा जाएगा कि यार सर मेरे को इतना याद कैसे रहेगा, ये तो पका रहे हैं एकदम, दिमाग भयंकर हो गया, एकदम बोरिंग हो रहा है, याद ही कैसे रहेगा। सच बात है, पर क्या कर सकते हैं, ना पढ़ना भी डेंजरस है। पढ़ के भूलना इज बेटर देन एकदम ही ना पढ़ना। तो इसको पढ़ तो रहे हैं अपने, और कुछ कुछ चीजें तुम खुद भी सोच सकते हो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने, अगर मुझे बोलना हो तो मैं तो बताऊंगा कि रोमन 1 जो टॉपिक है वो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, रोमन 2 भी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर रोमन 3 यार ये तो आ सकता है ना एग्जाम में। तुम देख रहे हो कि इट इज लाइक अ मैथमेटिकल कंडीशन, और मैथमेटिकल कंडीशन वाली जो भी टॉपिक होगी वो तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पूछ सकते हैं एग्जाम में वो लोग कि जब एक इंडियन कंपनी जिसने ईसीबी ले रखा है वो रीफाइनेंस करा रही है, तो उस वक्त एडी कैटेगरी 1 बैंक की जिम्मेदारी क्या है। दो जिम्मेदारियां हैं, वो इंश्योर करेंगे कि जो बचा हुआ मैच्योरिटी पीरियड एग्जिस्टिंग ईसीबी का वो और कम नहीं हो जाए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है आप एक सर्टेन टाइम के बाद लोन का पैसा चुकाओ, नहीं तो देश के डॉलर रिजर्व पे हर्ट होगा। और दूसरा, नए वाले लोन का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या ऑल इन कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो ये तो आ सकता है ना एग्जाम में, 2 मार्क का आ गया, तुम्हारे तो 2 मार्क्स उठ जाएंगे। तो एक बार अपने पढ़ रहे हैं पूरा, फिर तुम खुद ही अपने आप समझ जाओगे यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये हमको पता कब चलता है, ये एग्जैक्ट हमको पता चलता है एग्जाम के पहले। जब एग्जाम के पहले ना हम लोग के पास हाथ में बहुत कम समय रहता है ना, तो पता नहीं क्या होता है, बॉडी में एक एड्रेनलिन रश आता है, एक अजीब सा एड्रेनलिन रश आता है, और दिमाग एकदम रॉकेट की स्पीड से काम करता है, क्योंकि इट्स लाइक अ डू और डाई टाइप ऑफ सिचुएशन। तब तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा यार ये तो ठीक है, ये आएगा नहीं, ये आएगा, ये ज्यादा पढ़ लेता हूँ। तो घबराओ नहीं कि बहुत लंबा हो रहा है, कैसे याद रहेगा। एक बार मेरे को सुन लो, पूरा पढ़ लो, तुमको कम टाइम लगेगा, मुझे पढ़ाने में अगर 2 घंटे लगेंगे तो तुमको घर में रिवाइज करने में बाद में उसको मुश्किल से 30 मिनट्स लगेगा। ठीक है। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बुक में जाने के पहले मैं एक बार यहाँ से भी दिखाना चाहूंगा। रीफाइनेंसिंग जो तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा था वो देख लो यहाँ पे। रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी बाय फ्रेश ईसीबी प्रोवाइडेड दैट, दो कंडीशंस है, आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी ऑफ द ओरिजिनल बोरोइंग, ये पहली कंडीशन है, इज नॉट रिड्यूस्ड। और दूसरी कंडीशन कि फ्रेश ईसीबी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ऑल इन कॉस्ट है, वो एग्जिस्टिंग ईसीबी से कम होना चाहिए। ठीक है। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिस्टर्ब करेगा फालतू के तुम्हारे नॉलेज को, इसको दरकार नहीं। थर्ड, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि रीफाइनेंसिंग एक इंडियन बैंक भी कर सकता है, परंतु सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के लिए या सरकारी कंपनियों के लिए। इंडियन बैंक्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन रीफाइनेंसिंग ओनली फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट का आप एग्जांपल ले सकते हो, भारत की जो टॉप 100 500 कंपनीज है वो हाईली रेटेड है, या फिर महारत्ना नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब ये महारत्ना नवरत्ना क्या होता है सुनो। भारत सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, उनको 3 कैटेगरी में डाला जाता है, महारत्ना, नवरत्न, मिनी रत्न। ठीक है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। मिनी रत्न का एग्जाम्पल होता है बीएसएनएल। बीएसएनएल सुना होगा, बीएसएनएल वो मिनी रत्न है, तो हमको यहाँ मिनी रत्न तो लिखा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, महारत्न, नवरत्न। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सबसे पहले अपने महारत्ना का एग्जांपल ले लेते हैं। महारत्ना का लिखो तो सेल, महारत्ना का एग्जांपल लिख लो सेल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक लिख सकते हो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नवरत्ना का भी तुमको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नवरत्ना का एग्जांपल लिख लो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोग का सेंटर जहाँ पे, वहां से थोड़ी दूर पे जाके ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन इज नवरत्न, और महारत्न में ये आता है सेल ओएनजीसी। ठीक है, ये भारत सरकार के
गवर्नमेंट कंपनीज की कैटेगरी है, एक मिनी रत्ना भी होता है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो बोला है कि रीफाइनेंसिंग में इंडियन बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स ट्रिपल ए एंड महारत्ना एंड दिस नवरत्ना। ये आएगा क्या एग्जाम में? ये लगता नहीं मुझे आएगा, पर बताना मेरी ड्यूटी है कि कोई को डाउट हो, सर ये वाला बताया नहीं तो बता दिया, पर मुझे लगता नहीं कि ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। पहले मैं इसको एक बार ना वहां से पढ़ाऊंगा कॉपी से, उससे तुमको आइडिया समझ में आएगा, उसके बाद इसको यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें तुम देखो टोटल देर आर 7 पॉइंट्स, ये देख रहे हो आप, रोमन करके जो जा रहा है, रोमन 1 2 3 4, रोमन 5 6 7 पॉइंट्स, और ये महा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ अच्छा टॉपिक है कन्वर्जन। तो इसमें ये जो 7 पॉइंट्स हैं, 7 कंडीशंस है, इसको बगल बगल में ही लिखाता चलूंगा मैं बुक में ही, और अंदर बता दूंगा। केवल एक बार इसकी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी शेयर्स। इंडियन कंपनी ने विदेशों से लोन लिया था, चुका नहीं पा रहे अब रिपेमेंट के टाइम पे, तो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेंडर राजी है, लेंडर राजी है, बोलता है ठीक है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। पर इससे जरा आप सोचो क्या हो रहा है, डेट फंडिंग converts to equity funding, which means ECB converts to FDI। तो अगर ECB FDI में कन्वर्ट होगा तो आपको तो RBI के बनाए हुए जो FDI के नॉर्म्स हैं, FDI के गाइडलाइंस हैं, आपको वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो मेन मुद्दा आएगा जब अपने अंदर वो 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें एक ही चीज बार बार गूंजेगी, और वो है फॉलो, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, फॉलो एफडीआई गाइडलाइंस। फॉलो एफडीआई, जैसे आरबीआई ने ईसीबी के ऊपर गाइडलाइंस बनाया, वैसे एफडीआई के ऊपर भी गाइडलाइंस बनाए हैं। अच्छा, एक फॉर्म नंबर है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये प्लीज अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अंदर भी लिखा हुआ है। जैसे ईसीबी के लिए आपको आरबीआई के पास फॉर्म जमा करना पड़ता है, ईसीबी, ईसीबी 2, 2 फॉर्म है। वैसे ही एफडीआई के लिए भी आपको आरबीआई के पास फॉर्म जमा करने पड़ते हैं। तो जो फॉर्म अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो ये रहा, आपको दिख रहा है, येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया, तुमको येलो कलर दिख रहा होगा, FCGPR, इसका फुल फॉर्म आप देख लो। फॉरेन कोलैबोरेशन डैश, वो माइनस नहीं है, फॉरेन कोलैबोरेशन डैश जनरल परमिशन रूट, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ द फॉर्म। क्या वो लोग फुल फॉर्म सर पूछेंगे एग्जाम में? देखो चांस ही नहीं है, पर क्या है कि एक डाउट रहेगा स्टूडेंट के मन में कि यार फॉर्म का फुल फॉर्म क्या, बता दो, तो बता दिया। FCGPR स्टैंड्स फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट। तो जब आप अपने ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो 7 पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी बुक से आके पढ़ेंगे। 7 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आरबीआई कैटेगरी 1 बैंक है ना, एडी कैटेगरी 1 बैंक, उसको ये इंश्योर करना है कि आरबीआई के पास ये फॉर्म जमा हो जाए, वो जो दिख रहा है आपको FCGPR, और एक फॉर्म ECB2, ये दोनों फॉर्म जमा हो जाए, एक तो ECB के लिए और एक FDI के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म नंबर प्लीज थोड़ा याद रखना। फॉर्म का जो फुल नेम मैंने लिखा है वो याद करना जरूरी नहीं है, फॉर्म नंबर जरूरी है। फॉर्म नंबर क्या है? FCGPR, ठीक है। चलो 7 पॉइंट्स है इसमें, ये 7 पॉइंट जैसे कि तुम देख रहे हो अपने बुक से डायरेक्टली पढ़ने जा रहे हैं, ये आ गए अपने बुक में, दिख रहा है तुमको, ठीक है। डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, स्लो डिस्कशन करूंगा, अच्छा टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में कन्वर्जन का। Conversion of ECB which are matured but unpaid into equity is permitted subject to following conditions. There are 7 conditions. Number 1 and number 2 को अपने एक साथ करेंगे। लिखो 1 और 2 को एक साथ कर दो और लिख दो एफडीआई पॉलिसी। 1 और 2 को एक साथ कर दो, लिख दो एफडीआई पॉलिसी।
आपको एफडीआई की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ये मैं जब से बोलते जा रहा हूँ। अब इसमें अंदर में थोड़ा बताते हैं। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कुछ सेक्टर्स में परमिटेड है और कुछ में परमिटेड नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि जो बोरोवर कंपनी है, कहीं वो ऐसा कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रही है ना जो प्रोहिबिटेड सेक्टर का है, क्योंकि एफडीआई इज प्रोहिबिटेड फॉर सम बिजनेस सेक्टर्स एंड इज परमिटेड फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस सेक्टर्स। तो बोलता है बोरोवर कंपनी का जो एक्टिविटी है इट शुड फॉल इन द अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज एज पर एफडीआई पॉलिसी। तो हाईलाइट करो एक्टिविटी ऑफ द बोरोविंग कंपनी, ठीक है, कि बोरोविंग कंपनी की जो एक्टिविटी है वो परमिटेड है एज पर एफडीआई पॉलिसी। दूसरा, यहां पे आप देखो क्या लिखा है, ये जो कन्वर्जन है, जो आप ईसीबी को एफडीआई में कन्वर्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब एक तो लेंडर की एलिजिबिलिटी और एक बोरोवर की एलिजिबिलिटी होती है ना, वैसे ही एफडीआई में भी फॉरेन इन्वेस्टर एंड इंडियन इन्वेस्टी की एलिजिबिलिटी होती है। तो देख लो कि वो जो लेंडर बोरोवर्स है वो एलिजिबल है कि नहीं एफडीआई में। और दूसरी बात है, इट शुड नॉट ब्रीच द एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप। सेक्टोरल कैप का मतलब होता है कि भारत के कौन से सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउड है, तो वो कैप या वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगेन ये वाला पॉइंट भी किस पे बेस करके है, एफडीआई पॉलिसी। देखो फिर से एक्सटेंट वर्ड आ गया, देख रहे हो आप, फिर से एक्सटेंट एफडीआई पॉलिसी वर्ड आ गया। तो पहले दो पॉइंट्स हैं कि कन्वर्जन शुड बी एज पर एफडीआई पॉलिसी। तीसरा, अगर आप लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक इक्विटी शेयर का प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो चेक करो कि प्राइसिंग गाइडलाइंस जो आरबीआई ने बताई बनाई है कि जब कन्वर्जन होगा लोन का इक्विटी शेयर में तो प्राइसिंग कैसे निकलेगा, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट था प्राइसिंग। चौथा, चौथा जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्म फाइलिंग के ऊपर है। इट्स अबाउट फॉर्म फाइलिंग। ओके, आपको दो फॉर्म्स जमा करने हैं, एक तो जमा करना है एफसी जीपीआर और दूसरा आपको जमा करना है मंथली फॉर्म ईसीबी टू। कन्वर्जन के टाइम पे आपको ये दो फॉर्म जमा करने पड़ेंगे, ये दो तो आपको पक्का पक्का याद रखना ही है। ओके, एक बार चलो इसको अंदर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपने। हाँ, इन केस ऑफ पार्शियल और फुल कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, द रिपोर्टिंग टू द रिजर्व बैंक विल बी एज अंडर। फॉर पार्शियल कन्वर्जन, तो पार्शियल कन्वर्जन में भी फॉर्म एफसी जीपीआर लगता है और ईसीबी टू फॉर्म लगता है। ईसीबी टू फॉर्म में आप लिख दोगे ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी, तो वो दो कंडीशंस मिल गए, दो फॉर्म्स मिल गए। अगर फुल कन्वर्जन हो रहा है तो भी आप देखो एफसी जीपीआर लगेगा और ईसीबी टू लगेगा। इस बार आप ईसीबी टू में लिखोगे ईसीबी फुल्ली कन्वर्टेड टू इक्विटी। एंड थर्ड, अगर ये कन्वर्जन लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्जन एक बार में नहीं कर रहे हैं बल्कि फेजेस में कर रहे हैं, तो ये जो दो फॉर्म्स हैं ये दो फॉर्म भी फेजेस में जमा होंगे। तो आप तीनों ही पॉइंट्स में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिल रहा होगा इन तीनों में कि दो फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। पहला वाला फॉर्म जो आप देख रहे हो एफ सी जीपीआर, दैट इज फॉर एफडीआई रिपोर्टिंग पर्पसेस, और दूसरा फॉर्म ईसीबी टू है, दैट इज फॉर ईसीबी पर्पसेस। ये दोनों ही फॉर्म कहाँ जमा होते हैं, आरबीआई में। ये जमा करवाया कैसे जाता है, इस पूरे चैप्टर में कोई भी फॉर्म जो आरबीआई में जमा हो रहा है वो डायरेक्ट जमा नहीं हो रहा है। बोरोवर हमेशा जो भी फॉर्म जमा करेगा वो एडी कैटेगरी वन बैंक के थ्रू जमा करेगा। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि हम लोग का मेन फोकस एडी कैटेगरी वन बैंक के ऊपर है, कि जो टॉपिक 7 हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक 7 में एडी कैटेगरी वन बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो फॉर्म जमा होने हैं किसके थ्रू होने हैं, एडी कैटेगरी वन बैंक के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5,
अगर उस बोरोवर ने इंडियन इंडियन बैंक से भी लोन लिया है तो फिर इंडियन बैंक्स के लिए आरबीआई ने जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बना रखे हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इंडियन बैंक से लोन ले रखा है तो आपको ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स ही फॉलो करने। प्रूडेंशियल नॉर्म्स हम लोग ऑडिट में भी सुनते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब जैसे तुम्हारा हो गया ये एनपीए, सुने हो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए नॉर्म्स, कि आप असेट को स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वगैरह में कैटेगराइज करो, ठीक है, प्रोविजन मेंटेन करो भाई, ठीक है, कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना है। नेक्स्ट, कंसेंट लेना है बाकी लेंडर्स लोग से, कंपनी के जो दूसरे लेंडर्स हैं उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा। थर्ड, थर्ड मतलब ये सेवेंथ नंबर पॉइंट, अब ये खास है। इसमें हमें बताया है कि जब आप कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन के लिए दो चीजें आपको जाननी जरूरी है। नंबर वन, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख दूं, यहाँ जगह ज्यादा है मेरे पास। ओके, ये रोमन 7 है। एक है डॉलर का रेट और दूसरा है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, 7 नंबर। सुनो, आप ईसीबी को सपोज $4 मिलियन का ईसीबी है और जिसको आप कन्वर्ट किस में करना चाहते हो, इक्विटी शेयर्स में। ओके, तो $4 मिलियन का जो ईसीबी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो आपको इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स हैज टू बी इशूड। तुमसे अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड तो तुम क्या बोलोगे, सर द टोटल ईसीबी अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, दैट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट मस्ट बी इशूड। सो फेयर वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं रहता, वो तो चेंज करते रहेगा, हर दिन चेंज होता है कंपनी के शेयर्स का दाम। तो फेयर वैल्यू किस दिन का लेना है हमको इक्विटी शेयर का, पहला। दूसरा चीज वहीं पे, आप डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, ओके, लोन को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, और भारत की कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो तो रूपी में डिनोमिनेटेड है। सोचने वाली बात है ना, फॉरेन करेंसी लोन था, उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, और इक्विटी शेयर भारत का जो वो तो रुपीस में है। तो इसके लिए डॉलर टू रूपी का जो कन्वर्जन रेट है वो कौन से दिन का लेना है, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ भी है। ये रहा, हाईलाइट कर लो दो अलग अलग कलर से, ठीक है। ठीक है, तो वो 7 नंबर पॉइंट थोड़ा बड़ा था और मैथमेटिकल टाइप का, थोड़ा याद रखो। डॉलर रेट कौन सी लेनी है, कन्वर्जन के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है लेंडर और बॉर्बर के बीच में, उस अग्रीमेंट का जो डेट है उस दिन जो भी डॉलर रेट चल रहा है वो ले सकते हैं, या उससे कम भी ले सकते हैं, लेस भी अलाउड, इसीलिए मैंने वहां सिंबल यूज किया है, लेस देन इक्वल टू। और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर किस दिन का लेना है, जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन का फेयर वैल्यू आपको निकालना है, वही आपको यूज करना है, ठीक है। सो देर आर टोटल ऑफ 7 पॉइंट्स। तो कन्वर्जन के लिए ये 7 पॉइंट्स है, मैंने नोट डाउन करा दिया। मैं इसको एक बार सिंपल भाषा में रिवाइज करा देता हूँ, फटाक से ध्यान से मेरी बात को सुन लो प्लीज। कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ईसीबी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो अब डेट फंडिंग से इक्विटी फंडिंग में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब वो एफडीआई बन गया है। तो आपको एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। एफडीआई पॉलिसी के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ये घर से रिकॉर्डिंग हो रही है तो
पूजा घर में रिकॉर्ड करो, मैंने बताया भी था ना, तो भगवान को भूल गया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो ये 7 पॉइंट्स जो है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट है एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी। एफडीआई पॉलिसी के अंदर 2 बातें हैं। नंबर 1, बोरोवर कंपनी जो एक्टिविटीज करती है वो एफडीआई पॉलिसी के अंदर परमिटेड बिजनेस सेक्टर है। दूसरा, एफडीआई में कन्वर्जन होने के लिए, एफडीआई में कन्वर्जन होने के लिए हर बिजनेस सेक्टर के अंदर एक एप्लीकेबल, एक मैक्सिमम कैप है, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करना इक्विटी शेयर्स का। चौथा, 2 फॉर्म जमा होंगे आरबीआई के पास, वो फॉर्म जमा करवाने का मतलब रूट जो है वो बैंक के थ्रू होके जाएगा। एफडीआई के लिए फॉर्म है एफसी जीपीआर और दूसरा फॉर्म है ईसीबी 2। अगर हिंदुस्तानी बैंक से भी लोन लिए गए हैं तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करने हैं। कंसेंट ऑफ अदर लेंडर्स, ये तो जरूरी नहीं है कि इंडियन बोरोवर कंपनी जो है वो सिर्फ बाहर से ईसीबी ली है, उसने अपने डोमेस्टिक कंट्री से, इंडिया के भी तो बैंक से रुपीज में लोन ले सकता है ना, तो उनका भी परमिशन लेना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डेट्स वाला पॉइंट है, डॉलर रेट जो आप यूज करोगे कन्वर्जन के लिए वो कौन से दिन का होगा, द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर कन्वर्जन, वो वाला रेट या उससे कम वाला रेट भी चलेगा। एंड फेयर वैल्यू आप कौन से दिन का लोगे, डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन का फेयर वैल्यू लोगे। ठीक है, so that completes the conversion topic, which was a massive topic. Back to the top book notes. अब आप देखिए, ये टॉपिक 7 में हमारा 4 टॉपिक्स हो चुका है। अभी हम लोग 5वें टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। 5वां टॉपिक क्या दिख रहा है अपने को, सिक्योरिटी एंड चार्ज फॉर ईसीबी। कोई भी लोन के लिए असेट्स गिरवी रखना पड़ता है, तो बोरोवर जो इंडियन बोरोवर है वो भी तो विदेशी लेंडर के पास कुछ गिरवी रखेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। तो उसी को लेके ज्ञान है, ये बहुत सरल है, इसमें ज्यादा भारी लोड नहीं है, ये सीधा बुक से ही कवर कर लेंगे, इजी एकदम। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें तो रिपीट टाइप की आएंगी कि आपको बाकी सारे जो लेंडर्स है उनका परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे एक इंडियन बोरोवर है, उसने इंडियन बैंक से भी लोन ले रखा है और ईसीबी भी ले रखा है, तो असेट को के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट करना है तो इंडियन बैंक से भी परमिशन लेना, इंडियन बैंक जिनसे उसने लोन ले रखा है उससे परमिशन लेना पड़ेगा, ईसीबी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, वैसे ही तमाम तरह की कंडीशंस मिलेंगी। कुछ एक अच्छे पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर, ओके, मैं दिखाऊंगा। ये रहा पेज 1.62 पे, देखो स्टार्ट हो गया। टॉपिक नंबर 5 ऊपर, सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी। तो इसमें काम का सारा जो चीज है वो एक एक करके लिखते हैं, ठीक है ना। लिखते रहो मेरे साथ साथ, लिखते रहो प्लीज। पहला कंडीशन है ईसीबी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा, ईसीबी के लिए जो लोन एग्रीमेंट होगा उसमें सिक्योरिटी के डिटेल्स वगैरह होने चाहिए। तीसरा, एनओसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडियन लेंडर्स। तो कोई भी कंपनी, इंडियन बोरोवर जो बाहर से लोन ले रहा है वो ईसीबी के लिए कुछ गिरवी रख सकता है, सब्जेक्ट टू दीज 3 पॉइंट्स। नंबर 1, ईसीबी गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए। नंबर 2, लोन एग्रीमेंट जो होगा ईसीबी का उसमें सिक्योरिटी की डिटेल्स रहनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब क्या गिरवी रख रहे हो आप, वो कंडीशन होना चाहिए। और थर्ड, इंडिया वाले जो आपके लेंडर्स हैं उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो आप देखोगे ना, ये रिपीट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। जो अभी हम लोग इतना सारा पढ़ के आए ना, ये उसी का रिपीट है बार बार, कि ईसीबी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये प्रूडेंशियल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगे। ओके, मंथली ईसीबी 2 में ये सब बताना पड़ेगा। तो ये रिपीट है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। उससे ज्यादा अच्छा कंडीशन से जो नीचे लिखा हुआ है ये है डिटेल में, ये टॉपिक 5 का कंटिन्यूएशन चल रहा है। ओके, वो सिक्योरिटी का कंडीशन है, ये जबरदस्त है। देखो, पहला टॉपिक कौन सा है, इमूवेबल असेट्स। अगर आपने इमूवेबल असेट गिरवी रखा है तो क्या होगा, अगर आपने मूवेबल गिरवी रखा है तो क्या होगा, अगर आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब गिरवी रखा है तो क्या होगा। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और फिर और एक पॉइंट है इसमें, कॉर्पोरेट गारंटी, पर्सनल गारंटी। लोन में हमेशा हम लोग असेट गिरवी तो करते ही हैं, साथ में कोई गारंटी भी तो देता है, गारंटर बोलते हैं उसको। तो आइदर इट कैन बी पर्सनल गारंटी और इट कैन बी कॉर्पोरेट गारंटी, तो उसका भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो 4 टॉपिक्स है इसके अंदर ही। ओके,
अच्छा पॉइंट है, इजी है, याद हो जाएगा, मैं सिंपल करके कराऊंगा इसको, घबराने का नहीं। ये टॉपिक नंबर 7 तक अभी अपने करेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे, तो तुम लोग भी पॉज करके थोड़ा ब्रेक लेना, फिर टॉपिक 8 उसके बाद करना, क्योंकि टॉपिक 8 से लेके 12 तक फिर वो हल्का फुल्का टॉपिक है, फटाफट होगा। ये मस्त टॉपिक है, बस अब ये लास्ट मस्त एकदम टॉपिक है जो जानना जरूरी है। ओके, कहानी सुनो थोड़ा सा। इंडिया की बोरोवर कंपनी ने विदेशों से लोन लिया। इंडिया की बोरोवर कंपनी के पास बैंगलोर में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने गिरवी रख दी। ओके, अब वो लोग लोन चुका नहीं पाए, तो क्वेश्चन उठता है, क्या वो विदेशी लेंडर गोरा या जो भी है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, क्या वो आके बैंगलोर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है? नो। बैंगलोर की प्रॉपर्टी भले उनके पास गिरवी है, पर वो बैंगलोर की प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकते। जैसे मान लो बोरोवर पैसा नहीं दे पाया, तो क्या होगा? सिंपल है, आरबीआई ने फेमा के अंदर नियम बना रखा है। फेमा बोलता है कि वो जो बोरोवर, ये लेंडर है ना, विदेशी लेंडर, वो बैंगलोर वाली उस प्रॉपर्टी को बिकवाएगा और जो भी उससे धन आएगा वो धन अपने देश में ले जाएगा, पर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। The foreign lender cannot acquire that property. The foreign lender must sell that Indian property, convert it into dollars and repatriate outside India and take it to its home country. ठीक है, पर वो प्रॉपर्टी रख नहीं सकता, उसको प्रॉपर्टी बेच के धन निकालना पड़ेगा। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मूवेबल असेट है ना, तो मूवेबल असेट को वो ले जा सकता है अपने साथ। ठीक है, जैसे मान लो बोरोवर ने वो पैसा यूज किया था फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, दुनिया भर की मशीनरी खरीदी थी, और वो मशीनरी मूवेबल असेट है, वो गिरवी पड़ी थी लेंडर के पास, तो मशीनरी को एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज सकते हैं, मूवेबल असेट आप बाहर ले जा सकते हो। तीसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जैसे प्रमोटर के पास जो शेयर्स है उसने वो गिरवी रखे हैं, चलेगा। कंपनी ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं, चलेगा। बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं, वो सब चलेगा, वो सब सब अलाउड है। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, पहला पॉइंट लिख लो प्लीज बगल में। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अपना। अगर एक इंडियन बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहता है विदेशी लेंडर के पास, तो उसको फेमा के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले। सेकंड, जैसा कि मैंने बताया, वो विदेशी लेंडर जो है वो आके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, उसको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। किसको बेचेगा? पीआरआई। पीआरआई मतलब फेमा में सीखे थे ना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको। तो तीन शर्तें हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिरवी रखनी है तो फेमा का रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, वो फॉरेन लेंडर प्रॉपर्टी आके अक्वायर करके यूज नहीं कर सकता। तीसरा, फॉरेन लेंडर वो प्रॉपर्टी को बेचेगा और जो भी धन है वो भारत के बाहर अपने देश में ले जाएगा। जहां तक मूवेबल असेट्स का सवाल है, वो टेक आउट कर सकता है, कैन टेक इट आउट ऑफ इंडिया। वहां हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि मूवेबल असेट्स को बेच के धन ले जाना जरूरी नहीं, आप सीधा सीधा मूवेबल असेट ही उठा के ले आ सकते हो। ये खास तौर पे पता है कहाँ यूज होगा? लीजिंग के केस में। अरे लीजिंग भी तो एक तरह का ईसीबी है ना। आपने बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट की और उसके लिए बाहर से डॉलर में लोन लिया था, तो मशीनरी वो लोग वापस से रीपोजेस कर लेंगे। थर्ड, आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी गिरवी रख सकते हो। क्या क्या गिरवी रख सकते हो? इसमें 8 पॉइंट्स आएंगे। शेयर्स ऑफ द प्रमोटर्स, प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रख सकते हैं। ग्रुप कंपनी के शेयर भी गिरवी रख सकते हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर गिरवी रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हैं। गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, डिपॉजिटरी रिसिट्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स, आप ये सब गिरवी रख सकते हैं। कुल 8 तरह के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बोले हैं जो गिरवी आप रखा सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट्स को मार्क कर लो प्लीज।
फिर मैं ऊपर करूंगा इसको। ठीक है। अच्छा, कंपनी के इंडियन बोरोवर के पास बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, प्रमोटर का अपना खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, वो लोग अपने बैंक अकाउंट को भी गिरवी कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो रुपी अकाउंट ऑफ कंपनी, कंपनी ना लिखो, बोरोवर लिख दो, बोरोवर और प्रमोटर, उसको भी आप गिरवी रख सकते हो फॉर डेट सर्विस। डेट सर्विस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे करना। तो कंपनी का ही जो बैंक अकाउंट है या प्रमोटर का जो बैंक अकाउंट है वो भी वो लोग प्लेज कर सकते हैं विद द लेंडर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। डेट सर्विस मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, एस्क्रो अकाउंट की तरह यूज करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी है, वही रिपीट बात आ गई। अगर आप शेयर्स वगैरह गिरवी रखोगे और बाद में मान लो कि आपका लोन वही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगेन यू हैव टू फॉलो द एफडीआई पॉलिसी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, इन द केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, मतलब आप लोन चुका नहीं पाए तो आपने जो शेयर्स वगैरह गिरवी रखे थे, अब वो लोग, अब तो वो लेंडर का हो जाएगा ना, तो अब तो वो एफडीआई में कन्वर्ट हो गया। इन केस ऑफ, ब्लू अंडरलाइन मैंने किया है, पढ़ते हैं। इन केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स गिरवी रखे थे लेंडर के पास, अब वो चुका नहीं पा रही है, तो अब वो शेयर्स उनके हो गए लेंडर के, तो वो तो अब एक तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया एफडीआई। तो वही बोला है कि एक्सटेंट, फिर से देख लो ये शब्द आ गया हमारे लाइफ में, एक्सटेंट एफडीआई पॉलिसी, एफआईआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई एफआईआई पॉलिसी फॉलो हो रही कि नहीं। नेक्स्ट गारंटी, यहाँ लिखो सीजीपीजी। गारंटी दो तरह की होती है, पर्सनल गारंटी किसी इंसान की, जैसे कंपनी के प्रमोटर ने ही, कंपनी का जो इंडियन बोरोवर है उसका जो प्रमोटर है उसी ने गारंटी दे दी, या फिर सीजी मतलब होता है कॉर्पोरेट गारंटी, जैसे इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लोन ले रहा है और उसके लिए गारंटी दे रहा है टाटा सन्स, तो कॉर्पोरेट गारंटी के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। ठीक है, अरे टाटा मोटर्स ने सपोज ईसीबी लिया है, तो टाटा मोटर्स का होल्डिंग कंपनी कौन है, टाटा सन्स, तो टाटा सन्स गारंटी दे रहा है, तो उसके लिए टाटा सन्स के अंदर बीआर पास होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ पर्सनल गारंटी के लिए, कि इंडिविजुअल्स जो है कंपनी के प्रमोटर ओनर जो है वही पर्सनल गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, ये फिर से हम लोग घूम फिर के उसी पे आ गए, फेमा रेगुलेशंस, कि और भी जो फेमा के रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, वो सब सब फॉलो होने चाहिए। तो दैट एंड्स आवर डिस्कशन ऑन टॉपिक 7। टॉपिक 7 वाज अ मैसिव वन, प्रोसीजरल टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं है। जो कंसेप्चुअल पार्ट था, अभी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, 1 घंटा 2 मिनट समथिंग। तो प्रोसीजरल पार्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेन चीज आप याद रखो ये, कि जो भी इंडियन बोरोवर लोन लेगा इसी भी बाहर से, उसको बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह एडी कैटेगरी 1 बैंक तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक की ये सब जिम्मेदारी थी कि वो सब इंश्योर कराए। फॉर्म फाइलिंग में ईसीबी है, ईसीबी 2 है, और अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको इक्विटी शेयर में तो एफडीआई, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म है एफसी जीपीआर, और तमाम तरह की वो जो कंडीशंस थी वो। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक 7। आई होप ये खत्म होता है। 1 घंटे मैंने काफी स्लो डिस्कशन किया, एक ही चीज बताया हूँ, एक एक शब्द भी बताया हूँ। ठीक है, कि ये नहीं कि घर में पढ़ते बुक के लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखा हुआ है। ये मतलब जब मैंने पढ़ाना चालू किया था ना 2012 में, मेरा मेरा करियर चालू हुआ 2012 में, आज से 8 साल पहले। तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया तब क्या होता था कि मैं पढ़ा देता था पहले पूरा कॉन्सेप्ट, और बुक से कुछ नहीं बताता था, मैं पढ़ा देता था स्टूडेंट लोग को सब समझ में आ जाता था, पर फिर घर में जाके बोलते थे सर आप जो पढ़ा दिए, जब हम बुक से मैच करा रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो तब 2012 से फिर मेरी आदत पड़ गई कि यार एक काम करो, पहले तो अपना समझा दो पहले पूरा ज्ञान, उसके बाद बुक से भी रीड करके एक बार पूरा पढ़वा दो, एक एक जो हार्ड हार्ड शब्द है, ताकि घर में पढ़ते कोई स्टूडेंट अटके नहीं। तो इसको मैंने तुम लोगों को कॉपी से भी पढ़ाया, कॉपी में नोट्स हालांकि कम थे, और यहाँ बुक से भी पूरा का पूरा हम लोग इसको रीड किए, एक एक करके गो थ्रू करते चले गए। ठीक है, तो अभी ये अपना कंप्लीट होता है। अब ये टॉपिक 7 तो हो गया अपना। नाउ वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी पेजेस, आप देख लो खुद ही,
अभी रफली अपने 3 पेज बचे हैं। टॉपिक 8, 9, 10, 11, 12 पर लास्ट के टॉपिक छोटे हैं। 8 भी इजी है, प्रोसीजरल है। ठीक है, 8 एक्चुअली एग्जामिशंस के बारे में है कि स्पेशल टाइप की कुछ कंपनियां हैं भारत में, जैसे ऑयल कंपनीज जो है ओएनजीसी वगैरह, या स्टार्टअप एंटरप्राइजेस जो अपने सीखते हैं ना स्टार्टअप, तो उनके लिए कुछ एग्जामिशंस हैं। तो वो क्या एग्जामिशंस है नहीं है वो टॉपिक 8 में लिखा है, इस सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक पॉज देते हैं, उसके बाद अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। अब टॉपिक नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। अब तुमको थोड़ा सा ना, तुम लोगों को इजी लगेगा। एक रिदम और एक स्पीड ज्यादा रहेगी, इजी रहेगा, कंसेप्ट भी कम है, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक 8 का नाम आप क्या देख रहे हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो, स्पेशल डिस्पेंसेशंस। इसका मतलब है बेसिकली कि दो टाइप की कंपनीज है जो मैं बताऊंगा तुमको, जिन्हें कुछ खास एग्जामिशंस दिए गए हैं इन द ईसीबी नॉर्म्स। डिस्पेंसेशन का मतलब आप लिख लो एग्जामिशंस। ठीक है, कुछ रियायतें, कुछ छूट दी गई हैं, ओके, कंपेयर टू द जनरल ईसीबी नॉर्म्स, इन कंपनीज को ज्यादा है। सबसे पहले हम लोगों के सामने हाईलाइट करो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऐसी वैसी नहीं, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। देखो मैंने हाईलाइट किया, गौर से देखो, दूसरी बार पढ़ो क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख लो आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आर्टिकल ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। दूसरी तुम लिख लो ओएनजीसी। तो ये दो कंपनियां जो है ना, ये पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये दो। तो इन्हें कुछ एग्जामिशंस हैं, क्या है नहीं है वो देखेंगे बाद में। दूसरा एग्जामिशंस किसको है, हाईलाइट करो स्टार्टअप कंपनीज को। ठीक है, अच्छा स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, एक तो मैंने तुम लोगों को ना जब ये बोर्ड मीटिंग चैप्टर कंपनी लॉ में पढ़ाया होगा तब बताया होगा, या फिर इंटर की क्लास में बताया होगा। अभी एक बार मैं फिर से आज बोल देता हूँ, सुन लो। स्टार्टअप कंपनी को लेके ना 2019 में कुछ अमेंडमेंट आए हैं, तो मैं अमेंडमेंट लेके तुमको बता रहा हूँ। स्टार्टअप कंपनीज वो होती हैं बेसिकली, ये मत सोचना कि स्टार्टअप कंपनी मतलब सिर्फ ई कॉमर्स। जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है, कौन सी वाली मिनिस्ट्री, एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमसीआई मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइंस है, उसमें स्टार्टअप कंपनीज वो हैं जो इनोवेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस चेंज, इन सब में इन्वॉल्व, या फिर जिनमें कुछ स्केलेबल बिजनेस पोटेंशियल हो, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल हो, ऐसी कंपनियों को स्टार्टअप बोलते हैं। परंतु इसकी कुछ लिमिट्स है। स्टार्टअप कंपनी का जो स्टेटस है, ये जो एक स्टेटस उस कंपनी को मिलता है, ये सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है। पहले इसमें अभी 7 साल चल रहा था, और बायोटेक के लिए 10 साल चल रहा था। 2019 में अमेंडमेंट हो गया। नाउ मतलब यूनिफॉर्मली फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टार्टअप कंपनीज उन्होंने बोल दिया कि ये एग्जामिशन 10 साल के लिए रहेगा। तो पहले जो 7 और 10 साल था, अभी वो सिर्फ 10 साल है। दूसरी बात है, इनका टर्नओवर कम होना चाहिए। पहली लिमिट थी 25 करोड़ की, कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर 25 करोड़ पार नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी वो लिमिट बढ़ा के 100 करोड़ कर दी गई है। तो इनका टर्नओवर जो है किसी भी साल 100 करोड़ पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टार्टअप कंपनी क्या होता है समझ में आ रहा है ना। इट इज बेसिकली आइदर अ प्राइवेट कंपनी और एन एलएलपी और अ पार्टनरशिप फर्म। स्टार्टअप का स्टेटस 10 साल तक के लिए मिलता है, आपका बिजनेस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता बायोटेक है या नहीं है। स्टार्टअप कंपनी का टर्नओवर इन 10 सालों में किसी भी साल अगर 100 करोड़ पार कर गया, तो उसकी स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा। स्टार्टअप कंपनीज बेसिकली इन्वॉल्व इन इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इन एनी बिजनेस मॉडल विच इज स्केलेबल, जो बड़ा हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। तो स्टार्टअप कंपनियों के लिए कुछ एग्जामेशन है। ठीक है, तो पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एग्जामेशन पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो नाउ सुनो, पहला एग्जामेशन क्या है वो मैं तुम लोग को यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग भी बगल में मेरे लिखते चलोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर आप ईसीबी ले रहे हो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस बोला मैंने, वर्किंग कैपिटल पर्पस। अगर यूजुअली आप वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ईसीबी लेते हो, तो उसका एवरेज मैच्योरिटी 5 साल या 10 साल का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 5 साल या 10 साल का। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज के लिए, ये लोग वर्किंग कैपिटल के लिए अगर ईसीबी लेंगे, तो इनका मिनिमम मैच्योरिटी 3 साल रहेगा। वर्किंग, मैं फिर से याद दिला दूं, ऐसे तो मैम 3 साल होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए अगर आप ईसीबी लेते हो ना, तो उसका मैम 5 साल या 10 साल होता है। जबकि ये लोग अगर वर्किंग कैपिटल के लिए ईसीबी लेंगे, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इनका मैम होगा केवल 3 साल। तो यू नीड टू हाईलाइट 3 साल, हाँ प्लीज हाईलाइट, ये है। ठीक है,
दूसरा, इनको मैंडेटरी हेजिंग की जरूरत नहीं है। या तुम लोग को याद होगा कि ईसीबी दो प्रकार से हो सकता है, आप या तो डॉलर में ईसीबी ले सकते हो या रुपीज में ले सकते हो। अगर आप डॉलर में ईसीबी लेते हो तो इसका मतलब है कि रीपेमेंट ऑब्लिगेशन डॉलर में आएगा, तो तब तक अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट ऊपर नीचे चला गया तो आपको नुकसान हो सकता है। रुपीज में अगर आप ईसीबी ले रहे हो तो फिर उस केस में आप जब रीपे करते हो तो आपको रुपीज में करना पड़ता है, तो डॉलर रेट से आपको फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी डॉलर ईसीबी होता है, डॉलर डिनोमिनेटेड ईसीबी, जिसका रिपेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, वहां पे डॉलर रेट फ्लक्चुएशन की वजह से भयंकर लॉस हो सकता है। इसीलिए जो बोरोवर है उसको मैंडेटरी हेजिंग कराना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने बोला हेजिंग की आवश्यकता नहीं है। ब्राउन कलर में जो मैंने हाईलाइट किया वो आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक है। तो खास बातें क्या है, अगर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन लेंगे तो उसका एवरेज मैच्योरिटी 5-10 साल का नहीं होगा, बल्कि केवल 3 ही साल का होगा, और इन्हें मैंडेटरी हेजिंग की जरूरत नहीं है। उसके बदले क्या होगा, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग ना एक प्रूडेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना देंगे। क्या बना देंगे? प्रूडेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। ऐसा पहले भी मैं बताया हुआ हूं तुम लोग को ईसीबी चैप्टर के अंदर ही। ईसीबी चैप्टर में कई जगह तो मैंडेटरी हेजिंग होता है और कई जगह बोलता है कि हेजिंग नहीं करा के केवल अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना दे और आप उस पॉलिसी को फॉलो कर लो खुद ही, तो चल जाएगा, मतलब आपको हेजिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो इनको बोला कि भी आपको विदाउट मैंडेटरी हेजिंग। दूसरा सबसे जोरदार इनको एग्जामेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि तुमको पता होगा ईसीबी रेस करने के दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में आप $750 मिलियन तक का लोन ले सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट में आप, ऑटोमेटिक रूट बेसिकली मतलब हो गया कि बिना आरबीआई के अप्रूवल के भी आप ले सकते हो। खाली एडी कैटेगरी वन बैंक के पास आप फॉर्म जमा करो, वो अपने आप ही कोऑर्डिनेट करके आपका लोन करवाने में हेल्प कर देगा। आपको आरबीआई से पूछना नहीं पड़ेगा। दैट इज ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में जो लिमिट होती है ईसीबी की वो जनरली होती है $750 मिलियन, लेकिन इन लोगों को बहुत ज्यादा है, $10 बिलियन। इनका आप देखो कितना लिमिट डाला हुआ है, $10 बिलियन। तो जरा प्लीज अब आप यहाँ पे आराम से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके ये देख लो। मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एग्जांपल भी दिया जो कि सरकारी कंपनियां हैं। इन्होंने सरकारी कंपनियों के लिए छूट निकाला आईओसी ओएनजीसी के लिए। बोलता है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए जब ये लोग लोन लेंगे ईसीबी, तो उसमें मिनिमम मैच्योरिटी 5-10 साल की नहीं बल्कि केवल 3 साल की रहेगी मात्र। मैंडेटरी हेजिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लेगा, वही फॉलो करने से हो जाएगा। और नेक्स्ट, ये लोग ऑटोमेटिक रूट के अंदर 10 बिलियन तक का लोन ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 750 मिलियन। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, ये इनोवेशन डेवलपमेंट वाली कंपनियों को मिलता है, 10 साल तक के लिए मिलता है आजकल। इनका टर्नओवर किसी भी साल किसी भी फाइनेंशियल में इनका टर्नओवर 100 करोड़ पार नहीं होना चाहिए। ये लेटेस्ट है एकदम जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टार्टअप कंपनियों को भी इन्होंने पूरा अच्छे से 1.5 पेज का गाइडलाइंस बनाया है। कुछ तो नॉर्मल ईसीबी फ्रेमवर्क जैसा ही है और कुछ जगह पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन दिया, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ओके, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। आप नंबरिंग कर लो बॉक्सेस को, अच्छा रहेगा। देखो मैंने कोने में नंबरिंग किया ना, 5 बढ़ते जाओ। ये देखो 13 पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल 13 पॉइंट्स है। ये 7, 8, 9 को प्लीज स्टार दे दो और बगल में लिख दो रिलैक्सेशन। हाँ देखो और से देखो, 7, 8, 9 को स्टार दे दो और बगल में लिख दो रिलैक्सेशन। मतलब इन तीन चीजों में उनको, स्टार्टअप कंपनियों को थोड़ी सी छूट मिली है, रिलैक्सेशन मिला है। ओके, कर लेते हैं अपने डिस्कस एक बारी। लिखना हो गया? हाँ, अभी हटते हैं, चलो आओ। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो यू शुड बी ए स्टार्टअप कंपनी जिसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैच्योरिटी कितना होगा? 3 साल। ये तो जनरली मैम 3 साल रहता ही है, वो वही बोला है, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, ये नॉर्मल सा बात है कि ये लोग, अच्छा, लेंडर्स इंडियन बैंक के जो फॉरेन ब्रांच है या इंडियन बैंक के जो ओवरसीज फॉरेन सब्सिडरी है, मतलब फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, उनसे नहीं ले सकते।
ठीक है, मतलब भारत के बैंक्स अगर उन्होंने विदेश में अपना ब्रांच या सब्सिडी खोला है तो उससे ये लोग फॉरेन ये ईसीबी रेज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर भारत की कोई बड़ी कंपनी ने बाहर अपना सब्सिडी खोल रखा है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने विदेश में भी अपना सब्सिडी खोल रखा है, इसे हम ओडीआई कहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देसी कंपनी रिलायंस ने बाहर विदेश में अपना सब्सिडी खोल रखा है, उस विदेशी सब्सिडी से भी ये स्टार्टअप कंपनियां ईसीबी रेज नहीं कर सकते। तो वह 2 पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अनलाइन किया है। ठीक है, ओके। फॉर्म्स, आप किस प्रकार से ईसीबी ले सकते हो, इसके 2 फॉर्मेट है, लोन्स या प्रेफरेंस शेयर्स। लोन्स के फॉर्म में ले सकते हो ईसीबी या प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में। करेंसी, करेंसी में भी वही बोला है, कोई रिलैक्सेशन नहीं, डॉलर भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है। मतलब बताया था ना, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड या फिर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, दोनों ही चलेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो अभी तक कोई रिलैक्सेशन वाली विशेष बात आई नहीं है। ओके। 6 नंबर, अमाउंट में रेस्ट्रिक्शन है, लिख लो प्लीज, रेस्ट्रिक्शन। जहां पर एक नॉर्मल बोरोवर $750 मिलियन तक ऑटोमेटिक रूट के अंदर ले सकता है, इन्हें सिर्फ $3 मिलियन अलाउ किया गया है, सिर्फ $3 मिलियन। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, छोटा पॉइंट है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है शायद। ओके। रिलैक्सेशन, ऑल इन कॉस्ट का तुम लोग को सीलिंग लिमिट याद होगा, इट वाज बेंचमार्क रेट लिबर प्लस 4.5%। यहाँ पे बोला कोई फिक्स नहीं है, इट शैल बी म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। तो रिलैक्स कर दिया वो वाला पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट है एंड यूज। एंड यूज में रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना कि रियल एस्टेट वगैरह में अपनी करते, इनका कोई नहीं है। तो एंड यूज में भी इनका कोई प्रोहिबिटेड एंड यूज बोला हुआ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, कन्वर्जन इनटू इक्विटी। अभी अभी मैंने टॉपिक नंबर 7 में कन्वर्जन इनटू इक्विटी को लेके पूरा एफडीआई पॉलिसी वगैरह के बारे में बताया था ना। एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, एफसी जीपीआर एफडीआई पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है। इनके लिए इजी है थोड़ा सा, इनके लिए इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन इजी है, सब्जेक्ट टू फॉरेन पॉलिसीज। मतलब स्टार्टअप के लिए जो पॉलिसीज बना रखी आरबीआई ने, बस वो फॉलो करनी, बाकी इनके लिए आराम से हो जाएगा कन्वर्जन। तो 7, 8, 9 इन 3 टॉपिक्स में इनको रिलैक्सेशन मिलता है। 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर, 10 नंबर इज सिक्योरिटी। इसमें ऐसा कोई विशेष पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर ये लोग लोन ले रहे हैं, ईसीबी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको असेट गिरवी रखना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसी को लेके बोला है। कौन सा प्रॉपर्टी आप गिरवी रखोगे, इमूवेबल मूवेबल, बोला वो चॉइस आपके अपना है, आप देख लो खुद ही। ठीक है। कॉर्पोरेट गारंटी या पर्सनल गारंटी अलाउड है, जैसा कि वहां भी हम लोगों ने सीखा था टॉपिक नंबर 7 में, सीजीपीजी। बैंक गारंटी अलाउड नहीं है, वो नीचे आएगा। नॉन रेसिडेंट्स गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी इश्यूड बाय नॉन रेजिडेंट इज अलाउड ओनली इफ, मतलब मान लो कि गारंटी किसी एनआरआई ने दी है, किसने दी है, एनआरआई। तो गारंटी जो भी दे रहा है, जो भी विदेशी, अगर कोई विदेशी फॉरेन गारंटी दे रहा है, यहां लिख लो फॉरेन गारंटी, मतलब गारंटी देने वाला जो पर्सन है या जो एंटिटी है, अगर वो इंडियन नहीं है बल्कि फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो लोग गारंटी तभी दे सकते हैं जब वो लेंडर, एलिजिबल लेंडर कैटेगरी में हो। इन दिस चैप्टर, एक बार मैं शो कर देता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं करता हूँ, तुम लोग को दिखा देता हूँ मैं। ये जब मैंने वो 5.5 घंटे वाला पढ़ाया था ना, उसमें दिखाया था। यहाँ देखो एक अभी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में डायग्राम में आप देखो, लेफ्ट साइड में आपको एक एलिजिबल लेंडर्स का पूरा लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह। ओके। मल्टीलैटरल एफआई, रीजनल एफआई, इंडिविजुअल्स। तो जो भी बाहर से गारंटी दे रहा है स्टार्टअप के लिए, वो भी एक एलिजिबल लेंडर खुद होना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, ये लोग गारंटी नहीं दे सकते, मतलब बैंक गारंटी अलाउड नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउड नहीं है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अलाउड नहीं है, लेटर ऑफ कंफर्ट तो खैर बंद ही हो चुका है बाय इंडियन बैंक्स। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर में और एक जगह आया था, मैंने 4 नाम लिखाए थे, एक बार फिर लिखा देता हूं, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो बैंक्स, एनबीएफसी और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग बैंक गारंटी, एलसी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं दे सकते। ओके। हेजिंग, हेजिंग में 2 पार्ट है। अगर आपका जो लोन है रुपीज में है, मतलब रुपीज वाला ईसीबी है, अगर ईसीबी रुपीज में डिनोमिनेटेड है, तो रिपेमेंट के टाइम पे 2 रुपीज देना है, तो डॉलर फ्लक्चुएशन से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।
तो इस केस में डॉलर फ्लक्चुएशन से नुकसान बोरोवर को नहीं उल्टे लेंडर को होगा, तो लेंडर विल हेज। ठीक है, अगर लोन जो है वो रुपीस डिनोमिनेटेड, मतलब रीपेमेंट तो रुपीस में होगा, तो डॉलर फ्लक्चुएशन से नुकसान बोरोवर को तो होगा नहीं, लेंडर को होगा, ओवरसीज लेंडर को, तो वो अपना हेजिंग कराएगा। ओके, और दूसरा, स्टार्टअप कंपनीज को भी ऑयल कंपनीज के जैसे ही मैंडेटरी हेजिंग की जरूरत नहीं है। लिख लो, नो मैंडेटरी हेजिंग। इनके यहाँ भी वही, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना देगा, वो उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को भी बोल दिया कि भाई ये भी और एक रिलैक्सेशन है, लिख लो रिलैक्सेशन, कि इनको भी, स्टार्टअप्स को भी ईसीबी के लिए मैंडेटरी हेजिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली बस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉलो कर लें। कन्वर्जन रेट वही है जो सेम आंसर चल रहा है, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला, ये मैंने पिछले 1-1.5 घंटे में बोला भी था। कन्वर्जन रेट किस दिन का लेते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला। अदर प्रोविजंस में सिर्फ एक ही काम का है, लिख लो, वो 7:1 वाला एक रेशियो था ना, कि अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर, सपोज मान लो आपकी कंपनी में फॉरेन ओनर है, ओनर शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर, वो जब आपको ईसीबी देता है तो एक लायबिलिटीज टू इक्विटी रेशियो होता है 7:1, वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा। ये 7:1 मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस पर डिटेल चर्चा चाहिए तो तुम पहले वाला क्लास देख लो, वो ईसीबी वाला, और अगर शॉर्ट में चाहिए तो मैं बता देता हूँ। मोस्टली भारत में जो ईसीबी आता है ना, मोस्टली वो एक्चुअली फॉरेन पेरेंट कंपनी से ही आता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, अब नेस्ले जैसी कंपनी इंडिया की बाहर की है, तो नेस्ले का पेरेंट कंपनी बाहर बैठा है, वो बाहर से अपने इंडिया वाले नेस्ले के सब्सिडियरी को अगर लोन दे रहा है तो दैट्स एन ईसीबी। तो बोला जो फॉरेन पेरेंट कंपनीज लोग होती हैं वो जब ईसीबी देती हैं तो 7:1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, वो स्टार्टअप्स के केस में अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट वाज एग्जामिशन वाला पार्ट। टॉपिक 8 खत्म होता है, बहुत ही सरल था। टॉपिक 9 अब बहुत सरल है एकदम, ठीक है, एकदम आराम से तुम्हारा होता जाएगा। टॉपिक नंबर 9 जो है वेरी सिंपल, थोड़ा सा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है, बट ये एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। ओके लिसन, मान लो कि इंडिया में जो बोरोवर है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, भारत की एक कंपनी ले लेते हैं एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और एज इफ यू रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कंपनी लॉ में, वहां मैंने SFIO का जिक्र किया था तुम लोग के साथ, SFIO, ठीक है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। मैंने बोला था ये सीबीआई के पैरेलल एजेंसी है, तो SFIO इज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब मान लो कि कोई बोरोवर है, इंडियन बोरोवर है, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑलरेडी, या कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसे सस्पिशियस टाइप के बोरोवर्स, क्या इनको ईसीबी लेना अलाउड है क्या? जाहिर से हमारा कॉमन सेंस का आंसर आएगा कि नहीं, इनको तो अलाउ नहीं होना चाहिए। भारत की कोई कंपनी जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो या जिसका कोई लीगल केस पेंडिंग वगैरह चल रहा हो, उसको तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए, और वो भी लीगल केस किस लिए, फेमा लॉस को वायलेट करने के लिए, आरबीआई के नियम तोड़ने के लिए। तो कॉमन सेंस बोलता है कि यार इनको ईसीबी अलाउड नहीं होना चाहिए, पर ये टॉपिक 9 बोलता है कि इनको भी ईसीबी अलाउड है, बस इनको डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा। ये सबसे सरप्राइजिंग है। बोलता है कि बावजूद उस इंडियन कंपनी के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो लीगल केस वगैरह चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, वो फिर भी एलिजिबल है, वो चाहे तो ईसीबी रेस कर सकता है, पर वो लोग डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कैसे करेंगे? बोरोवर बैंक के थ्रू जाता है एडी कैटेगरी 1 बैंक, तो वो एडी कैटेगरी 1 बैंक को बताएगा कि मेरे खिलाफ भाई ये जांच पेंडिंग चल रही है। ठीक है, तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, हाँ। और एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है वो SFIO या जो भी एजेंसी है जो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है वगैरह, उनको इंटीमेट करेगा कि आप लोग जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो ईसीबी रेस करना चाहता है, हमारे पास एप्लीकेशन आया है। ठीक है, एजेंसी का मतलब लिख लो, SFIO इज एन एग्जांपल।
अच्छा, मुझसे ना एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ईसीए और ईसीजीसी में क्या फर्क है? ईसीजीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईसीए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वैसे कमिंग बैक टू दिस, एजेंसी का मतलब यहाँ क्या है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि एसएफआईओ। तो बोला है कि जो कंपनियां ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जिनमें हो रहा है वो भी चाहे तो ईसीबी रेस कर सकते हैं, पर वो लोग एडी कैटेगरी वन बैंक को डिस्क्लोज कर देंगे और एडी बैंक जो है वो एजेंसी को बता देगा कि आप जिसका जांच कर रहे हो वो ईसीबी रेस करना चाहता है। बस इतना ही है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये आ गया अपना आईबीसी कोड। हाँ, हम लोगों ने आईबीसी कोड बहुत डिटेल में पढ़ा था, हल्का सा याद दिलाता हूँ। आईबीसी कोड में कोई भी जो कॉर्पोरेट होता है जो बैंकरप्ट हो गया है, उसमें पहले तो 180 दिन तक, 180 डेज तक हम लोग ये सीआईआरपी प्रोसेस लगाते हैं। सीआईआरपी याद होगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी। और अगर वो सीआईआरपी के बाद भी नहीं सुधरता है तो उसका लिक्विडेशन होता है। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि जो कंपनियां आईबीसी कोड के अंदर जिनका सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा था, रेजोल्यूशन प्रोसेस, और जिन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान भी बना लिया, उनको लेके एक कहानी बनाई हुई है। ये आधे पेज का जो कहानी बनाया हुआ है ना, ये बहुत आसानी से तुमको समझ में आएगा, बट मैं उसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल दूंगा तुमको 2 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? मैं एग्जांपल यहाँ नीचे खाली स्पेस है ना, इसी में लिख दूंगा। पहले एक बार इतना लिख लो। अब तो तुम देख रहे होगे बहुत ही कम है, खत्म होने वाला है, देख लो। कुछ भी नहीं है, बस दैट्स ऑल। अब यही एक लंबा टॉपिक है, अच्छा जो पढ़ाने लायक है थोड़ा, तो बता देते हैं। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड है, आईबीसी कोड के जबान में इसको कॉर्पोरेट डेटर बोलते हैं, मतलब जो बैंकरप्ट कंपनी होती है, जो इंसॉल्वेंट कंपनी होती है, आईबीसी कोड के जबान में उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डेटर। अब इसने दुनिया भर के इंडियन बैंक से लोन ले रखा होगा जो ये पे नहीं कर पा रहा होगा। इसने तो दुनिया भर के इंडियन बैंक से लोन ले लिया होगा जो अब ये रिपे नहीं कर पा रहा होगा। कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो दुनिया भर के बैंक से लोन लेके बैठ गया। अच्छा, जो इंडियन बैंक से लोन लोगे तो वो कौन से करेंसी में होगा? रूपी लोन। अब आईबीसी कोड की जबान में इनको हम लोग बोलते हैं एफसी। एफसी का मतलब होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब सोचो, इस कंपनी का सीआईआरपी प्रोसेस हुआ, और सीआईआरपी प्रोसेस करने के बाद दे केम अप, उन्होंने एक प्लान बना लिया। इस प्लान को कहेंगे रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान का मकसद क्या होता है कि एक कंपनी जिसमें इंसॉल्वेंसी के हालात हैं, क्या किया जाए कि उसका वो इंसॉल्वेंसी की बाहर निकल के आ सके। रेजोल्यूशन का मतलब है टू रिजॉल्व द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि आप इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में हो, आपको उस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल के लाना है, मतलब आपकी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन को हमें रिजॉल्व करना है। दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ही सजेस्ट किया गया था, उसी के अंदर सजेस्ट किया गया था कि ये जो है ना, ये किसी बाहर के ओवरसीज लेंडर से, फॉरेन लेंडर से ईसीबी लेगा, ठीक है? मतलब रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ही सजेस्टेड था कि ये जो कंपनी है ये बाहर के लेंडर से फॉरेन करेंसी में लोन लेगी और उससे इंडियन बैंक को रीपे कर देगी, ठीक है? इसको हम लोग कहेंगे RRL। इसको हम कहेंगे
RRL। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या है ना कि ये मतलब इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि घर में बनाया हुआ सिस्टम है, जुगाड़ टाइप है एकदम। जरा सा भी कोई तार वार हिल जाए तो मेरी नजर कॉन्स्टेंटली टीवी पे रहती है कि सब सही रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं कैमरा बीच में बंद तो नहीं हो गया, या आईपैड दिखना बंद तो नहीं हो गया, तो उसलिए। ठीक है, साउंड आई होप तुम लोग को अभी क्लियर आ रहा होगा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सके सब परफेक्ट रहे। हाँ, ड्रॉ हो गया सबने। ओके, अभी बात को समझो क्या हो रहा है। तो अभी आप देखो, एक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी में थी। ओके, तो इंसॉल्वेंट है मतलब बहुत सारे इंडियन बैंक से इसने रुपीस में लोन ले लिया होगा जो चुका नहीं पा रहा होगा। तो इसका आईबीसी कोड के अंदर सीआईआरपी प्रोसेस हुआ, उसमें एक रेजोल्यूशन प्लान बना। रेजोल्यूशन प्लान में ये सजेस्ट किया गया कि आप एक काम करो, विदेश से लोन लो और इंडिया वाले बैंक्स को रुपया चुकाओ। तो यानी विदेश से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल किस लिए होगा? आरआरएल के लिए होगा। किसके लिए होगा? आरआरएल के लिए, रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन, रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन। ठीक है, तो अब उसी को लेके यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया हुआ है। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। एक ऐसी कंपनी जो मर रही है, आईबीसी कोड में है, वो ईसीबी रेस तभी कर सकती है जब उसके रेजोल्यूशन प्लान में लिखा हो। देखो, कैन रेज ईसीबी ओनली इफ स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर रेजोल्यूशन प्लान। अच्छा, ये लोग जो ईसीबी लेंगे वो ऑटोमेटिक रूट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? अप्रूवल रूट में। वो किस में? हाइलाइटर देख रहे हो ना, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज ग्रीन कलर का तुम लोग भी करते रहना। सच ईसीबी शैल बी कंसिडर्ड ओनली अंडर अप्रूवल रूट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये लोग लोन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन। आप देख रहे हो बगल में 4 पॉइंट है, मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। ये लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे? फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन। जो भी ईसीबी लेंगे उससे रुपीज वाला जो अपना इंडियन बैंक वाला लोन है ना, वो रीपे करेंगे अंडर वन टाइम सेटलमेंट। अंडर वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, तो पहला तो ये आप जो ईसीबी ले रहे हो, ये जो मरती हुई कंपनी है, इसका इस्तेमाल किससे करेगी? फॉर रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन। ठीक है, अच्छा, एक नाम यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे, तो ये थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, घर में किसी का डाउट आएगा तो। SMA 2 बॉक्स में देखो नाम दिख रहा है ना, बॉक्स में डाला है मैंने। SMA 2 और एनपीए। एनपीए तो सब समझते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब होता है कि 90 दिन ओवरड्यू रह गया। कितना दिन ओवरड्यू रह गया? 90 डेज ओवरड्यू, 90 डेज ओवरड्यू, 90 डेज ओवरड्यू। बाजू में एक और नाम लिखा हुआ है SMA 2। ये क्या होता है सर? एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या बोला? फिर से बोलो। स्पेशल, लिख लो लिख लो, बेटर रहेगा। ओके, एनपीए तो जानते ही हो। एसएमए का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये ना 3 तरह का होता है। जैसे 90 दिन बाद एनपीए बनेगा, लेकिन उसके पहले ये लोग उसको एसएमए घोषित कर देते हैं। अगर आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू रह गया तो आपको ये लोग पहले 30 दिन तक, 0 से 30 डेज तक एसएमए 0 बोलेंगे। फिर 31 से 60 डेज तक आपको SMA 1 बोलेंगे। फिर 61 से 90 डेज तक आपको SMA 2 बोलेंगे। तो यहां जो लिखा हुआ है ना SMA 2, इसका मतलब होता है ओवर ड्यू फॉर मोर देन 60 डेज, बट ऑब्वियसली विद इन 90 डेज। ठीक है, तो ये कंपनी तो इंस्टॉलमेंट टाइप की है ना, तो इसने तो जिस बैंक से लोन ले रखा होगा, ये तो उसको इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहा होगा। तो इंडियन बैंक्स ने तो ऐसे बोरोवर को ऑलरेडी SMA 2 या एनपीए घोषित कर दिया होगा। तो अब वो इंसॉल्वेंसी कोड में गया। अब इंसॉल्वेंसी कोड में जब रेजोल्यूशन प्लान बना, तो प्लान में बोला है कि भाई बाहर से लोन लो डॉलर में और यहाँ चुकाओ इसको, इंडियन बैंक्स को। ओके, तो फर्स्ट है कि लोन का यूज किस लिए होगा? फॉर आरआरएल अंडर वन टाइम सेटलमेंट। सेकंड, सेल ऑफ एनपीए अलाउड है। एक लेंडर अपने
यहाँ जो उसके एनपीए बोरोवर्स है, इंडियन बैंक ने ऑलरेडी इसको अपने बुक्स में एनपीए क्लासिफाई कर दिया। अब इंडियन बैंक चाहे तो अपने इस एनपीए को बेच सकता है। सेल ऑफ एनपीए कैन बी डन बाय अ लेंडर बैंक, ये अलाउड है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, नॉट एलिजिबल लेंडर, इंडियन बैंक के जो फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी है वो ऐसी मरती हुई कंपनी को ईसीबी नहीं दे सकते। चौथा, इनको मैम्प तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जो मैम्प का मैंने एक चार्ट बनवाया था अपने वो 5.5 आवर्स वाले क्लास में ना, मिनिमम एवरेज में 40 पीरियड का चार्ट, तो मैम्प तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मेन आप ये कंसेप्ट को पकड़ो कि कंसेप्ट क्या है, कि एक इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के कगार पे आईबीसी कोर्ट में केस जा चुका है। उसका एक रेजोल्यूशन प्लान बना है जो बोलता है कि भैया आप ईसीबी रेस करो और अपने इंडिया वाले बैंक्स को लोन का पैसा आप चुकाओ। तो उसी के लिए ये लोग ईसीबी रेस कर सकते हैं कि नहीं, वही टॉपिक है। तो वही कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, ये ऑटोमेटिक रूट में नहीं आएगा, अप्रूवल रूट में आएगा। ठीक है, वो मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया, देख सकते हो ये रहा। सो दिस इज डन। ऊपर कर रहे हैं। 11, आरबीआई अपने वेबसाइट पर मंथली बेसिस पे ये सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी। नेम ऑफ द बोरोवर, अमाउंट, पर्पस, मैच्योरिटी, चाहे ऑटोमेटिक रूट हो चाहे अप्रूवल रूट हो। तो जितना भी ईसीबी लिया गया है उसको आरबीआई अपने वेबसाइट पे मंथली डिस्क्लोज करेगी। नेक्स्ट, ये जितने भी ईसीबी गाइडलाइंस हम लोगों ने पढ़े हैं इसको फॉलो करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे? बोरोवर पे। ठीक है, अगर वो इसको फॉलो नहीं करता है तो फेमा के अंदर अंडर सेक्शन 13 उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट होता है 3 टाइम्स द अमाउंट। जितने अमाउंट का कॉन्ट्रवेंशन हुआ उसका 3 गुना पेनल्टी है। ये सेक्शन 13 फेमा में, मैं फेमा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। फेमा चैप्टर का जो मास्टर पेनल्टी सेक्शन था ना, वही था सेक्शन नंबर 13। एंड थर्ड, एडी कैटेगरी 1 बैंक के बारे में मैं आज ही बताया तुमको कि उसका काम क्या है। वो एक मिडिल मैन की भूमिका में है कि फॉरेन लेंडर से जो भी पैसा इंडियन बोरोवर को आ रहा है उसको लेके सारे नेसेसरी कंप्लायंसेस वगैरह की जिम्मेदारी इसको दे दी गई है। किसको? ये है एडी कैटेगरी 1 बैंक को। पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरोवर की है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस चेक करने की वो एडी कैटेगरी 1 बैंक की है। सो आई दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर ईसीबी डिस्कशन। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे 40 मिनट का टोटल लेक्चर हुआ है। ओके, तो इसके साथ ये अपना पूरा ईसीबी एंटायर लॉ का सब कुछ खत्म होता है। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर अमेंडमेंट क्लास लो। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, तुम लोग को ये बात पता भी नहीं होगी या तुम लोग शायद जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, आई डोंट नो। पिछले साल 2019 में सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड किए थे, पर वहीं पे 3 न्यू टॉपिक्स इंक्लूड भी किया था। ओके, और वो 3 न्यू टॉपिक्स क्या था इंक्लूड किया था? वो फेमा के साथ ही में था। एक था इंपोर्ट्स गाइडलाइन, दूसरा था ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा था ईसीबी। ठीक है, यही 3 नया टॉपिक्स था जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट टोक रहे थे। एक अजीब बात हुई कि इस बार जब इंस्टीट्यूट ने ना आरटीपी निकाला ना, तो आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला डाला एज अमेंडमेंट। वो ओडीआई और इंपोर्ट डाला नहीं। इसीलिए आप देखोगे कि अधिकांश जगह अमेंडमेंट के जो भी नोट्स होते हैं या क्लासेस होते हैं उसमें सिर्फ ईसीबी होता है, इंपोर्ट ओडीआई होता नहीं है। पर ये भी इंक्लूड हुआ था सिलेबस में, याद कर लो अच्छे से, ये बुक में डाला हुआ है इंस्टीट्यूट के मैट में। ओके, नया मैट जो डाउनलोड करोगे उसमें है। तो मैंने ये वाली क्लास भी ले ली, ये भी ले ली, पूरा ये भी ले लिया। ये ईसीबी तो मैंने लाइक कितना हो गया, 5.5 और 1 40 तुम जोड़ दो जो भी आता है, 7 घंटा या कितना जो भी, कितना भयंकर मैंने लेके और वो यूट्यूब में डाल भी दिया है। इसके अलावा कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, कंपनी लॉ में भारी भरकम अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हुए हैं छोटे छोटे।
तो उसका ना मैंने पूरा नोट्स अपना बनाया हुआ नोट्स पूरा अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल दिया डाउनलोड सेक्शन में। वो अमेंडमेंट्स इस तरह का है ना कि वो कॉन्सेप्ट नहीं कि ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ाया जाए, वो मतलब प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है, छोटे छोटे, कहीं 3 महीना उसको 6 महीना कर दिया काट के, उस तरह का अमेंडमेंट्स है। तो इसके भी नोट्स मैंने आरटीपी से निकाल के प्लस मेरा जो बुक होता है मेरे बुक के हिसाब से मैंने उसको चेंज करके बना दिया और अपने वेबसाइट पे डाल भी दिया। आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ अगर अभी खुल रहा होगा तो। ये मेरा वेबसाइट है, ये रहे, देखो देखो। कैसे बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो इधर सबसे टॉप में आपको दिख रहा है क्या? 4 मार्च को मेरे हाथ के बगल में देखो इशारा किया हुआ है, देखो। अ, इधर 4 मार्च 20 सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट नोट्स आगे लिखा हुआ है, देखो आप। कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ न्यू सिलेबस फॉर May 20 पूरा डाला हुआ है मेरा अमेंडमेंट नोट्स, इसमें सारा है, ठीक है। तो ये पूरा अमेंडमेंट नोट्स भी मैं बना के ये डाल चुका हूँ। अभी नेट स्लो हो रखा है तो ये खुल गया, ये रहा देखो। सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये डाला हुआ है मेरे वेबसाइट पे पहले से ही। इसमें फेमा के 3 टॉपिक्स जो है वो तो सेपरेटली मैंने डाल दिए, वो भी डाउनलोड्स में आपको दिखा देता हूँ। फेमा का वो 3 टॉपिक जो है वो भी अलग से डाला था, ये रहा। हाँ, ये देखो 3 टॉपिक दिख रहा है ऊपर से। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मेरे हाथ के बगल से इधर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओडीआई, इंपोर्ट, ये तो है ही अलग से। इसके अलावा ये टैक्स ऑडिट की भी देखो फुल नोट्स डाले थे अमेंड करके पूरा। जो कई जन बोले टैक्स ऑडिट का हम लोग को पूरा लेटेस्ट चाहिए, देखो टैक्स ऐसे तो देखो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीटी एंड आईडीटी कि वहां पे टैक्स ऑडिट के डिटेल्स कवर कराए जाएं, बिकॉज हार्डकोर ऑडिट के अंदर पूरा का पूरा टैक्स ऑडिट भयंकर डिस्कस करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर मैंने अपनी तरफ से टैक्स ऑडिट की 2 क्लासेस ली भी थी, समझाया भी था, डाला भी था यूट्यूब में, उसके बाद समय नहीं मिल पाया मेरे को। ये टैक्स ऑडिट का फुल नोट्स आप देखो लेटेस्ट फॉर योर असेसमेंट ईयर, ये भी डाला हुआ है डाउनलोड पे। फिर ये कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ के भी नोट्स डाले हुए अमेंडमेंट के, ये देखो तुम यहाँ पे पूरा नोट्स है, जहां जहां जो जो चैप्टर में आया है कंपनी लॉ में, ये तुम्हारे आंखों के सामने है। अलग अलग इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो आरटीपी में डाला हुआ है, जिसमें एक केस बनाया हुआ है, फिर उससे 4 या 5 एमसीक्यू वो भी डाले हुए हैं। तो सब डाला हुआ है पूरा, तुम आराम से उसको गो थ्रू कर सकते हो, ये मेरा ड्राफ्ट किया हुआ है प्रॉपर। ओके, सो दैट कवर्स योर अमेंडमेंट्स इन टोटलिटी। मेरा फोन नंबर अवेलेबल रहता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, फिर बोल देता हूँ, डबल मैं लिख देता हूँ यार। मेरे जितने स्टूडेंट सब जानते ही हैं ऐसे तो। आपको कोई भी बात है, डाउट है, आप इस नंबर पे मेरे को अभी कॉल एसएमएस कर लो, ठीक है। अगर मैं कॉल नहीं उठा सका तो समझ लो मैं बिजी था या फोन कहीं और रह गया होगा, आप एसएमएस डाल दो, आई विल कॉन्टैक्ट। तो आप इसमें बात कर सकते हो मेरे से, डाउट वाउट जो भी है क्लैरिफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, चलो थैंक यू, खत्म होता है अपना।